एप 1215 डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 1, लालची सौतेली माँ। विरासत के त्याग पत्र पर दस्तखत कर दो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, भारी मेकअप वाली उस महिला के ऊपर कॉफी से भरा एक गिलास उड़ेल दिया गया। राहगीर इस अचानक हुए ड्रामे को फटी आंखों से देखने लगे। शहर की एक व्यस्त सड़क के बीचों बीच खड़ी उस महिला के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसका चमक धमक वाला मेकअप खराब हो चुका था। सफेद कपड़ों पर कॉफी के गंदे धब्बे साफ नजर आ रहे थे और वह पूरी तरह भीग चुकी थी। गुस्से के मारे उस महिला का सीना धड़क रहा था। जब उसकी नजर अपने सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट पर पड़ी तो उसका सब्र जवाब दे गया। सुहानी नाम की इस बदतमीज लड़की की इतनी हिम्मत कि वह इतने लोगों के सामने उसका इस तरह अपमान करे। ओह, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया, सुहानी ने बड़ा चढ़ाकर सांस लेते हुए कहा और एक कदम पीछे हट गई। अपने सीने में सुलगते गुस्से के बावजूद मोहिनी ने खुद को शांत करने की कोशिश की। सुहानी को भी अपनी सौतेली माँ के इस जज्बाती काबू की तारीफ करनी पड़ी। जाहिर है, मोहिनी इतने सारे लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी। कुछ राहगीर रुक गए थे और व्यस्त होने का नाटक करते हुए चुपके से इस ड्रामे को देख रहे थे। इस तमाशे के मुख्य पात्र एक युवा लड़की और एक सजी धजी महिला थी। पहले तो लोगों को लगा कि वे सगी माँ बेटी हैं, लेकिन लड़की के अगले शब्दों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। मेरी प्यारी सौतेली माँ, क्या आप ठीक हैं? सुहानी ने बेहद मीठी और बनावटी आवाज में पूछा। मोहिनी का चेहरा काला पड़ गया। एक पल में ही उसने अपने हाव भाव बदले और आंखों को ऐसे झपकाया जैसे वह आंसू रोक रही हो। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो भी कोई बात नहीं सुहानी, पर प्लीज अपने पापा से नफरत मत करो। मोहिनी ने सिसकते हुए अपने बैग से रुमाल निकाला और आंखों पर रखा। वह घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी सारी आंखों के सामने ऐसा नाटक करना उसके लिए भी शर्मिंदगी भरा था। लेकिन अगर वह अभी यहाँ से चुपचाप चली जाती तो वह कमजोर और गुनहगार नजर आती। सुहानी यकीनन बातों को अपने पक्ष में घुमा देती। मोहिनी जानती थी कि यह जिद्दी लड़की इसी इलाके के पास रहती है। पापा मुझे याद कर रहे हैं। सुहानी के चेहरे पर अविश्वास था। उसका सख्त चेहरा अब उम्मीद से भर गया था। एक पल के लिए मोहिनी को लगा कि क्या इस लड़की के हाव भाव असली हैं। उसे याद आया कि कैसे सुहानी पहले अपने पिता का प्यार पाने के लिए क्या क्या जतन करती थी और वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। वह मोहिनी ही थी जिसने अपने पति सुधीर का प्यार उसकी सगी बेटी से छीनकर अपनी पहली शादी से हुई बेटी रोहिणी की तरफ मोड़ दिया था। वह बेवकूफ लड़की तब भी सोचती रहती थी कि आखिर गलत क्या हुआ और अपने पिता के प्यार की भीख मांगती रहती थी। इस उम्र में आने के बाद भी वह कितनी लाचार थी, है ना? पिता के साय के लिए उसकी तड़प कभी खत्म नहीं हुई थी। अगर यह काम इतना ही आसान था तो उसने पहले क्यों नहीं किया? बस एक बार उसे अपने पति से मिलने देगी, बशर्ते वह विरासत के अधिकार छोड़ने वाले कागजों पर साइन कर दे। अपने पिता की एक झलक के बदले पूरी विरासत का सौदा उस लड़की के लिए काफी होना चाहिए जो पिता के प्यार की भूखी थी। मोहिनी को यह सब बहुत सावधानी से करना था ताकि उसके पति को पता न चले कि वह क्या योजना बना रही है। उसने अपनी बेटी को सूप परिवार का नाम दिलाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, इसलिए इस खानदान की पूरी जायदाद सिर्फ उसकी बेटी रोहिणी को ही मिलनी चाहिए थी। अपनी बेटी की खातिर वह ये थोड़ा सा अपमान सहने को तैयार थी। इस लड़की को तड़पाने के मौके तो बाद में भी मिल सकते थे। आखिर उसकी बेटी को विरासत के टुकड़ों पर क्यों गुजारा करना पड़े, जबकि सारी अच्छी चीजें सुहानी के हिस्से में थीं। फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद मोहिनी ने दाना डालने का फैसला किया। उसने कॉफी की चिपचिपाहट और चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त करते हुए पुचकारने वाले लहजे में कहा, हाँ, क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? सुहानी के होंठ अपनी सौतेली माँ के लिए एक तिरस्कार भरी मुस्कान में मुड़ गए। मोहिनी का दिमाग आज भी उतना ही सीधा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसके दिमाग में क्या घटिया साजिश चल रही है। आज की सुहानी अब वह भोली बच्ची नहीं थी जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। ये दिखावा पसंद औरत, मोहिनी, अपने चेहरे और प्रतिष्ठा से बहुत प्यार करती थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब चीजें उसकी उम्मीद के उलट होंगी तो वह क्या करेगी।
बाहर से सुहानी ने हैरान होने का नाटक किया। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा और हकलाते हुए बोली, अगर पापा मुझे याद करते हैं तो वह कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, मिसेज मोहिनी। मोहिनी सन रह गई। उसका चेहरा उतर गया और शरीर अकड़ गया। भीगे हुए कपड़ों में वह इस वक्त बिल्कुल हास्यास्पद लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने दांत पीसते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। तुम्हारे पापा आजकल बहुत व्यस्त हैं। सुहानी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर समझदारी की एक चमक आई। तभी तो वह साल में सिर्फ एक बार मुझसे मिलते हैं। पापा सच में बहुत व्यस्त हैं। मेरी दादी के गुजर जाने के बाद तो वह कभी आए ही नहीं। मोहिनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे थे और उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे थे। दरअसल वह जनमत का इस्तेमाल करके सुहानी पर दबाव बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे अकेले में बात करे, लेकिन सुहानी के चंद शब्दों ने बाजी पलट दी थी। तुम्हारे पापा को डर है कि तुम अब भी उनसे नाराज हो। पिछली बार जब तुम उनसे मिली थी तो तुमने उनके पैरों के पास फूलदान पटक दिया था। मोहिनी के चेहरे पर एक पल के लिए जीत की चमक आई। वह अब भी तुमसे प्यार करते हैं सुहानी। आखिर तुम उनकी इकलौती सगी बेटी हो। वह फिर से सिसकने लगी, एक ऐसी दयालु सौतेली माँ का नाटक करते हुए जो अपनी उस सौतेली बेटी को संभाल रही है जो पिता की दूसरी शादी से नाराज है। मुझे भी बहुत दुख होता है सुहानी। मैं जानती हूँ कि मुझे स्वीकार करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम अभी भी हमसे नाराज हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मोहिनी फिर से रोने लगी। मैं इसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगी। सुहानी मन ही मन थोड़ी प्रभावित हुई। इस औरत में अभिनय की कला तो कमाल की थी। आप इसकी भरपाई करना चाहती हैं, मिसेज मोहिनी। सुहानी ने अपना दिल थाम लिया, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अगर ऐसा है तो क्या मैं आपसे यह मांग सकती हूँ कि मेरे दादा दादी ने मुझे जो विरासत दी है उसे आप मेरे लिए छोड़ दें। मोहिनी का दिमाग एक पल के लिए सुन्ना हो गया। उसने हड़बड़ी में सिर हिलाया। बिल्कुल, वह विरासत सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। क्या तुम इस परिवार की बेटी नहीं हो? लेकिन फिर आपने मुझसे उस विरासत त्याग पत्र पर दस्तखत करने के लिए क्यों कहा? सुहानी के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। सौतेली माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो सुहानी, लेकिन तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। मोहिनी ने दांत भींचे। ये लड़की अपनी भलाई नहीं समझती थी। सच में। सुहानी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। वह भीड़ की तरफ मुड़ी। अंकल, आंटी, भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आज आप सब मेरे गवाह बने। इतना कहकर उसने अपने फोन से एक वॉयस रिकॉर्डर चला दिया। मोहिनी की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि पूरी भीड़ उसे साफ सुन सके। सुहानी, ओ बदतमीज लड़की, तू अपनी भलाई नहीं समझती। इस विरासत त्याग पत्र पर दस्तखत कर दे। तू इसके लायक नहीं है। ये सब सिर्फ रोहिणी का होना चाहिए। अध्याय 2, प्रलय से सुरक्षा नामक एक गेम। सुहानी अपने कमरे के फर्श पर ढह गई। वह पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटकर बिस्तर तक पहुंचाया। आज उसकी सौतेली माँ ने सच में उसके सब्र के आखिरी धागे को चुनौती दी थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपनी पसंदीदा कॉफी उनके सिर पर उड़ेल दी। अब उसके पास पीने के लिए कॉफी भी नहीं बची थी। उसने एक लंबी आह भरी। शायद थोड़ी देर की शांति के लिए ये कीमत चुकाना बुरा नहीं था। मोहिनी ने जो तमाशा देखा था उसके बाद वह फिलहाल तो उसे परेशान नहीं करेगी। कितनी लालची और दिखावा पसंद औरत है, सुहानी ने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया। वह औरत जरा भी नहीं बदली थी। जब सुहानी 12 साल की थी तब से वह उसके खिलाफ साजिशें रचती आ रही थी, ताकि सुहानी एक ऐसी बदतमीज बच्ची लगे जो अपने पिता की दूसरी शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही। शुरुआत में अन्य देखभाल करने वाले पिताओं की तरह उसके पापा उसे समझने और मनाने की कोशिश करते थे। अगर ऐसा 2-3 बार होता या कुछ हफ्तों की बात होती तो शायद ठीक था। पर क्या हो अगर बच्चा हमेशा नखरे करे और समझने को तैयार ही ना हो। सुहानी की हर हरकत, जिसे मोहिनी अपनी बातों से तोड़ मरोड़ कर पेश करती थी, उसने धीरे धीरे सुधीर के धैर्य को खत्म कर दिया। वह अपनी बेटी की कम परवाह करने लगे, यहाँ तक कि उसे उसकी माँ के पास भेजने के बारे में सोचने लगे। पिता को अपनी पत्नी की बातों पर ज्यादा यकीन था। देखते ही देखते वह सगे पिता से सौतेले पिता जैसा व्यवहार करने लगे। सुहानी जानती थी कि उसकी माँ उसके प्रति कितनी ठंडी और बेरुखी थी। तलाक के वक्त उसने अपने पिता को चुना था क्योंकि वह कम सख्त थे और उनके करीब थी। उसे लगा था कि उनका प्यार और पिता का स्नेह कभी नहीं बदलेगा। जब वह 16 साल की हुई तो वह अपनी माँ के घर में वैसा ही बर्ताव सहने को तैयार नहीं थी, जिन्होंने हाल ही में दूसरी शादी की थी। इसलिए उसने अपने दादा दादी के साथ रहने का फैसला किया। दादा दादी के घर में वह अब अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के दबाव में नहीं थी, इसलिए उसका स्वभाव भी थोड़ा निडर और बेबाक हो गया था। सुहानी ने सिर झटक दिया। ऐसे अप्रिय अतीत को क्यों याद करना। उसने अपना फोन उठाया और कुछ वीडियो गेम्स देखने लगी। उसने उन गेम्स की सूची पर क्लिक किया जो खेलने में आसान और दिलचस्प खेती वाले गेम थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे।
उसकी नज़र गेम के थंबनेल पर पड़ी, जिसमें विभिन्न फसलों के पास एक प्यारा सा चांदी जैसा सफ़ेद भेड़िया खड़ा था। उसने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया। ये खेती का गेम है। उसने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाईं। लेकिन गेम का नाम तो प्रलय से सुरक्षा है। नाम से तो ये किसी कयामत वाले गेम जैसा लग रहा था। उसने विवरण पढ़ा। ये दिलचस्प था। प्रलय के बीच एक भूमिगत आधार बनाना जो खेती पर आधारित हो। किरदार भी बहुत प्यारे थे। एक चांदी जैसे भेड़िए वाला छोटा सा किरदार था जिसके झबरीले कान और लंबी रेशमी पूंछ थी, फिर एक शेर और यहाँ तक कि एक सांप भी था। वे सभी अपने छोटे और मासूम रूप में थे। सुहानी ने अब इसे डाउनलोड करने में कोई संकोच नहीं किया। हालांकि अगले ही पल उसे थोड़ा पछतावा हुआ। इस गेम का साइज इतना बड़ा क्यों था? उसने खुद को समझाया, शायद हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की वजह से होगा। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए उसने फ़ोन बिस्तर पर पटका और नहाने चली गई। 10 मिनट बाद वह तरोताजा होकर बाहर आए और सुकून से बिस्तर पर लेट गई। गेम डाउनलोड हो चुका था। उसने इसे खोला। उसका दिल जोरों से धड़क उठा जब एक डरावने ज़ोंबी का चेहरा उसके सामने आया। उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था कि वह पुरुष है या स्त्री। सिर की हालत खराब थी और गाल का मांस गायब था। घाव से गहरा लाल खून टपक रहा था। सबसे भयानक उसकी भूरी और बैंगनी त्वचा थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे सड़ रही हो। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो अभी बाहर निकल आएंगी, बिल्कुल खौफनाक। उसे लगा कहीं उसे ठगा तो नहीं गया और यह खेती के बजाय कोई डरावना गेम तो नहीं। सुहानी फोन फेंकने ही वाली थी कि लोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने फोन की स्क्रीन को निहारा। पहली नज़र में वह गेम के खूबसूरत ग्राफिक्स और डिज़ाइन को देखकर दंग रह गई। वहां एक शानदार महल की तस्वीर थी। उसने उस पर क्लिक किया लेकिन वह गायब हो गया। स्क्रीन पर एक अंधेरी जेल दिखाई दी। वह उलझन में पड़ गई। उसने स्क्रीन को खिसकाया और अचानक डर गई। एक भेड़िए का भयानक चेहरा उसके सामने आ गया, जिससे उसे लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया था। सुहानी ने एक बार फिर गेम बनाने वाले को कोसा। कितना डरावना झटका था। वह भेड़िया थोड़ा अजीब था। वह अपने दो पैरों पर चल रहा था। उसका सिर भेड़िए जैसा था जिसकी थूथन गहरे सलेटी रंग की थी, लेकिन शरीर एक गठीले आदमी जैसा था। उस भेड़िए की एक पूंछ भी थी। कितना विचित्र। सुहानी को विवरण याद आया। उन्हें बीस्टमैन कहा जाता था, आधे जानवर और आधे इंसान। वह भेड़िया किसी ऐसी चीज को देख रहा था जो जेल के अंदर जंजीरों से बंधी थी। उसने जल्दी से स्क्रीन घुमाकर देखने की कोशिश की। देखते ही उसकी सांसें थम गईं। वहां एक और बीस्टमैन था। उसके हाथ और कमर दीवार से जंजीरों से बंधे थे। जहां तक उसके शरीर के निचले हिस्से की बात थी, वहां पैर नहीं थे। इसके बजाय एक लंबी सांप की पूंछ बेजान पड़ी थी। उसके नीलम जैसे बैंगनी लंबे बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। दुर्भाग्य से वह हर तरफ से घायल था। उसकी कमर के ठीक नीचे एक गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। उसकी पूंछ के कुछ हिस्सों से खाल गायब थी। सुहानी अनजाने में ही सिहर गई। उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? उसने स्क्रीन को उसके ऊपरी हिस्से की तरफ घुमाया, लेकिन जब उसने उसकी नंगी छाती देखी तो लगभग नजरें हटा ही लीं। अरे, वह हैरान थी। क्या गेम ने उसकी छाती को धुंधला कर दिया था? अचानक उसकी छाती की तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा भी साफ नहीं था। वह अंधेरे में छिपा था जहां चांदनी की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। एक लाश को खाना देने की जहमत क्यों उठाना? उसने उस गहरे सलेटी भेड़िए के सिर के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स देखा। उसने देखा कि उस भेड़िए ने थाली का खाना जमीन पर फेंक दिया, जो चारों ओर बिखर गया और मिट्टी में मिल गया। उसके सिर के ऊपर चिड़चिड़ा शब्द लिखा आया। हालांकि इस समय सिर्फ वही चिड़चिड़ा नहीं था। सुहानी को भी उसकी हरकतों से थोड़ी परेशानी महसूस हुई। धातु की जंजीरें मुख्य किरदार को बांधे हुए हैं। क्या आप उसे मुक्त करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। उस भेड़िए के जाने के बाद उसे एक मैसेज दिखा। उसने बिना सोचे हाँ पर क्लिक कर दिया। सांप वाले उस बीस्टमैन को बांधने वाली जंजीरें अचानक खुल गईं और वह फर्श पर गिर पड़ा। सुहानी का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। शुक्र है कि यह सिर्फ एक गेम था। अगर उसके जैसा घायल व्यक्ति ऐसे गिरता तो उसे बहुत चोट लगती। तो ये बैंगनी सांप ही मुख्य किरदार है ना? क्या आप मुख्य किरदार को यहाँ से भागने में मदद करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। उसने फिर से हाँ पर क्लिक किया। हालांकि इस बार कुछ नहीं हुआ। सुहानी अपना सिर खुजलाने लगी। ये गेम उससे क्या करवाना चाहता था? उसे लगा था कि जेल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये गेम बहुत उलझा हुआ और मुश्किल था, उसने सोचा और गेम बंद करने वाली थी। तभी गलती से उसका हाथ शॉप के आइकन पर पड़ गया, जिससे कई चीजें सामने आ गईं। उनमें से ज्यादातर चीजें अभी बंद थीं। सिर्फ एक चीज उपलब्ध थी जिसका नाम न्यूबी पैकेज था। कीमत मुफ्त। उसने बिना देर किए उसे ले लिया। जैसे ही वह सामान उसके पास आया, उसने उसे खोला। उसमें एक चाबी और कुछ अन्य चीजें थीं जैसे चावल के बीज, रत्न, सोने के सिक्के और घाव भरने वाली दवाइयां। चाबी शायद जेल का कमरा खोलने के लिए होगी, है ना? उसने उस पर क्लिक किया। गेम में ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो।
उसे चाबी को छेद में डालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे उसकी उंगलियां लगभग मुड़ ही गई थीं। एक क्लिक की आवाज के साथ जेल का कमरा खुल गया। तभी अचानक एक फोन कॉल आ गया। सुहानी को मजबूरी में गेम बंद करना पड़ा। उसके जाने के बाद, जिसका उसे एहसास भी नहीं था, अंधेरे में सुनहरी आंखों का एक जोड़ा खुला। उसकी पुतलियां, जो बिल्कुल एक सांप की तरह थीं, अंधेरे में चमक रही थीं। अध्याय 3, क्षितिज। जब क्षितिज को होश आया, तो जेल का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अगर वह खुद फर्श पर न गिरा होता, तो उसे लगता कि यह उसकी आंखों का धोखा है। किसी ने उसे उन शापित जंजीरों से आजाद कर दिया था। वह धीरे से उठा, उसकी इंद्रियां सतर्क होकर जेल के कमरे का मुआयना करने लगीं। वहां पहरेदार भी नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि वह मर चुका है। वे बस उसकी लाश उठाने का इंतजार कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसकी कालकोठरी का दरवाजा किसने खोला। क्या ये कोई जाल था? क्या कोई विक्षिप्त दिमाग वाला व्यक्ति उसे फिर से तड़पाना चाहता था? उस शांत रात में, बैंगनी बालों और सांप जैसी पूंछ वाले उस व्यक्ति ने एक छोटे सांप का रूप धारण कर लिया। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह कोई जाल नहीं है। वह रेंगते हुए जेल से बाहर निकला, जंगल की ओर बढ़ा और अंधेरे में ओझल हो गया। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उस अनजान शख्स ने उसकी मदद क्यों की। क्या उन्हें उस पर तरस आया था? उस नर्क से भागने के बाद भी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। कम से कम वह उन नीच लोगों को वह आखिरी चीज नहीं देना चाहता था जो वे उससे चाहते थे, उसका मृत शरीर। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई उसे आजाद कर देगा, चाहे वह उन लोगों के बीच का कोई गद्दार हो या कोई ऐसा जो गलती से उस सुनसान इमारत में आ गया हो। उसने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। फिर भी वह अपनी सावधानी कम नहीं कर सकता था। जब वह काफी दूर और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया, तो वह वापस अपने बीस्टमैन रूप में आ गया। उसने गौर किया कि उसकी कमर पर कुछ अजीब सा बंधा हुआ था। शक्ति सोखने वाली जंजीरों के प्रभाव के कारण उसे पहले इसका एहसास नहीं हुआ था। उन जंजीरों ने उसकी शक्तियों को बांध रखा था। उसने अपनी कमर पर बंधी चीज को छुआ। वह एक थैली थी। उसके अंदर कुछ सामान था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने हवा में सवाल किया। शायद वह व्यक्ति अब भी उसे देख रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे हवा के झोंके तक का एहसास नहीं हुआ। उसे खुद से बात करना बेवकूफी भरा लगा। थैली के अंदर एक चाबी, कुछ दवाएं, सोने के सिक्के थे। उसने दवा की जांच की और उसे पी लिया। उसके घावों में झंझनाहट हुई और पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे जहर दिए जाने का डर नहीं था, लेकिन उसके शरीर में पहले से मौजूद जहर के सामने कोई और जहर टिक नहीं सकता था। अगर जहर से भी वह ठीक हो सकता, तो भी वह उसे पीने को तैयार था। चांदनी की रोशनी में उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उन लोगों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और उसके सीने में बेहिसाब नफरत भर गई। वह जंगल में और गहराई तक चला गया। जैसे ही उसने दूसरी दवा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी थैली से वह चाबी फिसलकर गिर गई। तभी उसके सामने कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। सुहानी का मूड अब बाकी रात कोई गेम खेलने का नहीं था। दिन में बड़ी ने उसे परेशान किया था, तो रात में छोटी आ गई। वह पूरी तरह थक चुकी थी। अब सिर्फ एक अच्छी नींद ही उसे राहत दे सकती थी। रोहिणी बिल्कुल अपनी मां मोहिनी का छोटा रूप थी, या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा चतुर और शातिर। उसने सुधीर के सामने खुद को एक महान और आज्ञाकारी बच्ची दिखाने का हर मौका भुनाया था और उनकी सहानुभूति हासिल कर ली थी। सुहानी के मुकाबले, उसने अपनी मां की दूसरी शादी को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया था। दीदी, रोहिणी की कोमल आवाज फोन से गूंजी, जिससे सुहानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मम्मी आज आपसे मिलने आई थीं? हाँ, सुहानी ने संक्षिप्त जवाब दिया, ये सुनने का इंतजार करते हुए कि अब ये लड़की क्या नया नाटक शुरू करेगी। उस बात के लिए माफी चाहती हूँ दीदी। वह रुकी, उसकी आवाज और धीमी हो गई। मम्मी को बुरा लग रहा है कि आपकी वजह से आपको इन सालों में दादा दादी के साथ रहना पड़ा। उन्हें नहीं पता कि आपसे बात कैसे शुरू करें, और मैं जानती हूँ कि उनका तरीका गलत था। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। सुहानी का मुंह बन गया। क्या ये दोनों माँ बेटी अब भी वही पुराना नाटक कर रही हैं? वे आज भी सालों पुराने उसी घिसे पिटे तरीके का इस्तेमाल कर रही थीं। हाँ, हाँ, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। अब तुम्हारी बात पूरी हो गई। तो क्या आपने मम्मी को माफ कर दिया दीदी? रोहिणी उत्साहित लग रही थी। क्यों ना मैं माफी के तौर पर आपको खाने पर बुलाऊं? सुहानी ने अपना सिर पकड़ लिया, उसे सिरदर्द महसूस होने लगा। मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। मैं आपके समय के हिसाब से प्रोग्राम तय कर लूंगी, रोहिणी ने जिद की। उसकी आवाज में अब अधीरता थी। सुहानी की भौहें तन गईं। यह माँ बेटी की जोड़ी आज इतनी उतावली क्यों हो रही थी? क्या वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं? जो भी हो, उसे परवाह नहीं थी। वे जो भी अच्छाई दिखा रही थी, वह जहर के प्याले में पसंदीदा शरबत पीने जैसा था। अंत में कुछ कड़वा ही होने वाला था। खाना खिलाना, हाँ, ये खाना उसे दादा दादी की विरासत से बेदखल करने की साजिश होगा। वे यकीनन उसे हड़पने का कोई रास्ता खोज रही होंगी। मेरे पास वक्त नहीं है, सुहानी ने शांति से दोहराया और फोन काट दिया।
रोहिणी बार बार फोन करने लगी, इसलिए उसे फोन बंद करना पड़ा। पूरी तरह थकी और चिड़ी हुई सुहानी सोने चली गई। आज सड़क पर अपनी सौतेली माँ से मिलना उसकी सबसे खराब किस्मत थी। उसे यकीन था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। इसी सोच के साथ वह नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन काम से लौटने तक सुहानी को अपना गेम चेक करने का समय नहीं मिला। दोपहर ढल चुकी थी। वह ठंडे पानी का गिलास पी रही थी कि अचानक उसे उस सांप वाले बीस्टमैन की याद आई। क्या वह भागने में सफल रहा या पकड़ा गया? वह गेम दोबारा शुरू नहीं करना चाहती थी। जैसे ही उसने गेम खोला, उसके मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। यह क्या है? कल रात वाला वह सांप पुरुष सच में भाग निकला था। वह इस समय एक विशाल किले के सामने खड़ा था। वहां पत्थर की ऊंची दीवारें थीं जिन पर पहरेदार गश्त कर सकते थे, और एक ऊंची मीनार भी थी। वह सांप पुरुष उस पुल की ओर बढ़ा जो किले के फाटक को खाई के दूसरी पार से जोड़ता था। वह फाटक के अंदर चला गया। सुहानी ने स्क्रीन घुमाकर उसका पीछा किया, जैसे वह उस मुख्य किरदार के साथ एक नई दुनिया की खोज कर रही हो। उसके मन में एक विचार आया। क्या इस किरदार का पहले से कोई नाम है या उसे नाम देना होगा? तुमने मुझे ऐसा किला क्यों दिया? मुख्य किरदार के सिर के ऊपर एक मैसेज आया। उसने उन शब्दों पर ध्यान दिया जो मैसेज से पहले लिखे थे। शायद यही उसका नाम था। क्षितिज, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसकी देखभाल करूं? उसने पूछा। सुहानी ने टेक्स्ट पर क्लिक करना जारी रखा, लेकिन उसे पता चला कि इन्हें छोड़ा स्किप नहीं जा सकता। शुक्र है कि मुख्य किरदार क्षितिज ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। वह फिर से चलने लगा और किले के अंदर बने एक विशाल महल की ओर बढ़ा। दीवारों का रंग काला था, जो किले की तरह ही किसी अज्ञात धातु से बनी लग रही थी। साफ था कि यह पूरी इमारत सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थी। ग्राफिक्स वाकई लाजवाब थे। महल के अंदर एक बड़ा कमरा था। जब क्षितिज वहां खड़ा हुआ, तो वह अपने महल का मुआयना करने वाले किसी सम्राट जैसा लग रहा था। सुहानी को उसके बैंगनी बाल और खाल बहुत पसंद आए। उसने अनजाने में उसकी पूंछ के निचले हिस्से को देखा और ये देखकर तसल्ली हुई कि उसके घाव अब गायब हो चुके थे। वह दवा सच में असरदार थी। उसे नहीं पता था कि इस बार उसने क्या सक्रिय ट्रिगर कर दिया था। जैसे ही उसने उसके ऊपरी शरीर को देखने की कोशिश की, उसकी छाती फिर से धुंधली सेंसर हो गई। गेम का नजरिया भी बदल गया। अब वह चारों तरफ घुमाने वाला मोड नहीं रहा। पूरा ग्राफिक अब और भी प्यारा क्यूट लगने लगा था। यहां तक कि वह बैंगनी बीस्टमैन भी सांप की पूंछ वाला एक छोटा और प्यारा सा चिबी किरदार बन गया। लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या गेम ने उसे कोई गलत किस्म की लड़की समझ लिया था, और इसीलिए ग्राफिक्स को इतना मासूम और प्यारा बना दिया? ये सिर्फ उसका वहम ही होगा, है ना? आखिर यह कैसे मुमकिन है कि गेम सिर्फ उसके लिए खुद को बदल ले? ऐसा मजाक भला कौन करेगा? वह बस ज्यादा सोच रही थी। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि गेम हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त रहे। उसने अपनी झेप मिटाई और स्क्रीन देखना जारी रखा। इस बार क्षितिज उस भव्य महल के अंदर नहीं, बल्कि एक सुनसान जमीन पर था। वहां खेती के लिए जमीन के कुछ टुकड़े उपलब्ध थे। बाकी हिस्सों में जंगल या बंजर जमीन थी। उसने अंदाजा लगाया कि अगर उसे नए खेत खोलने हैं, तो उसे जंगल काटना होगा या बंजर जमीन को ठीक करना होगा। चूंकि यह खेती का गेम था, तो उसे खेती शुरू करनी चाहिए और उस प्यारे से बीस्टमैन को देखना बंद करना चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ उसने गेम के अंदर की दुकान शॉप देखना शुरू किया। शुरुआती पैकेज न्यूबी पैकेज से उसे 100 सोने के सिक्के मुफ्त मिले थे। अभी के लिए सिर्फ 3 खेत थे। अगर वह एक और खेत चाहती थी, तो उसकी कीमत 20 सोने के सिक्के थी, इसलिए उसने एक और खरीद लिया। उसने उस खेत को बाकी तीनों के बगल में रखा। अब सब व्यवस्थित लग रहा था। वह एक और खेत खरीदने वाली थी, लेकिन उसे पता चला कि अब कीमत बढ़ गई है। अब ये 30 सोने के सिक्के का था। छोड़ो इसे, पहले बीज खरीदने चाहिए। उसने बिना संकोच के चावल के बीजों के 4 पैकेट चुने, जिनकी कुल कीमत 4 सोने के सिक्के थी। पहले सबसे सस्ते वाले से शुरुआत करते हैं। सुहानी अपनी खेती की योजना को लेकर उत्साहित थी, वहीं क्षितिज अपने सामने जमीन के उन 4 टुकड़ों को सोच समझकर देख रहा था। उसने अभी अभी चौथे टुकड़े को जादुई तरीके से प्रकट होते देखा था। अध्याय 4, 3 परतें। क्षितिज बिना किसी भाव के चावल की उगती हुई कोम्पलों को देख रहा था, लेकिन उसके मन में सतर्कता बढ़ती जा रही थी। ऐसी अजीबोगरीब घटना होने पर उसे अब कोई हैरानी नहीं थी। आखिर उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे जमीन पर गिरी एक साधारण सी चाबी ने उसके सामने एक विशाल किले को प्रकट कर दिया था। पूरी रात उसने उस किले का मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। क्या उस अनजान व्यक्ति ने ये किला उसे सौंप दिया था, या फिर गलती से उसने इसे सक्रिय कर दिया था? वह चाबी वाकई में एक अविश्वसनीय और जादुई वस्तु थी। ये जगह 3 परतों में बंटी थी। बाहरी सुरक्षा घेरा यानी किला, मुख्य महल और अंत में एक गुप्त भूमिगत आधार। प्रलय के इस दौर में ऐसी जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यह उन पागल बीस्टमैन से सुरक्षा दे सकती थी जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और जो ज़ोंबी में बदल चुके थे, साथ ही घातक पौधों और खतरनाक जानवरों से भी। अब चीजों को अपने आप हिलते हुए देखकर उसे यकीन हो गया था कि इसके पीछे वही व्यक्ति है जिसने उसकी जान बचाई थी।
पर उस व्यक्ति का मकसद क्या था? क्या तुम चाहती हो कि मैं इस महल का ख्याल रखूं? उसने हवा में पूछा। उसे तब कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा जैसे उस व्यक्ति की मौजूदगी अब वहां नहीं है, जब तक कि उसने अपने आंतरिक क्षेत्र की जांच नहीं की। हालांकि वह चीजों को खुद ब खुद चलते देख हैरान नहीं था, लेकिन ये सोचकर उसका मन अशांत हो गया कि कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसके निजी क्षेत्र में दाखिल हो सकता है। वह जगह एक बंजर भूमि के सिवा कुछ नहीं थी, लेकिन अगर कोई वहां जब चाहे आ सकता था, तो यह उसकी सुरक्षा के लिए खतरा था। आखिर वह इंसान था कौन? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। चूंकि उस इंसान ने उसकी जान बचाई थी और उसे एक सुरक्षित ठिकाना भी दिया था, तो यकीनन वह बदले में कुछ चाहता होगा। पर चूंकि उसे यह मौका मिला था, तो वह इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने कल रात वाली चाबी उठाई और उसे अपने आंतरिक क्षेत्र के एक बक्से में रख दिया। पहले जहां आसमान हमेशा सलिटी और उदास रहता था, अब वहां अच्छी धूप खिली थी, खेती के लिए बिल्कुल सही मौसम। उस व्यक्ति ने उसके आंतरिक क्षेत्र को सिर्फ इसलिए बदल दिया था ताकि वे खेती कर सकें। क्षितिज के मन में इसे लेकर अजीब सी भावनाएं थीं। वह चाबी भूमिगत आधार के नियंत्रण कक्ष को खोलने के लिए भी जरूरी थी। अभी उसने उस जगह की गहराई से जांच नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर सुहानी 6 घंटे का समय टाइमर देखकर निराश और चिढ़ गई थी। क्या यह मजाक है? क्या गेम बनाने वाले को सामान्य समझ, कॉमन सेंस की थोड़ी भी जानकारी है? अगर सबसे सस्ती फसल को कटने में इतना समय लगेगा, तो खिलाड़ी तो बोर होकर गेम छोड़ देंगे। क्या आप जंगली पहाड़ी बकरे को मारने में क्षितिज की मदद करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। अरे, सुहानी गेम बनाने वाले को कोसने में इतनी मशगूल थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मुख्य किरदार उस जगह से जा चुका है। उसने तीर के निशान का पीछा किया और स्क्रीन को उसकी वर्तमान स्थिति पर ले आई। एक नया कार्य क्वेस्ट। उसकी आंखें चमक उठीं। कम से कम गेम बनाने वाला इतना समझदार तो था कि उसने सिर्फ खेती के अलावा और भी मिशन रखे थे। वरना इतने शानदार ग्राफिक्स का क्या फायदा होता? क्षितिज के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वह शिकार की तलाश में निकला था। महल के चारों ओर घना जंगल था। उसे लगा था कि कोई छोटा मोटा जीव मिल जाएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका सामना एक खतरनाक जंगली पहाड़ी बकरे से हो जाएगा। वह जानवर काफी शक्तिशाली और उच्च श्रेणी का था। अगर क्षितिज अपनी पूरी ताकत में होता, तो वह उसे चुटकियों में ढेर कर देता, पर बदकिस्मती से उसके घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। बकरे ने एक डरावनी आवाज निकाली और हमला करने का संकेत दिया। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थीं और वह अपने पैर से जमीन खुरच रहा था ताकि पूरी ताकत से उसे टक्कर मार सके। बकरे ने छलांग लगाई। क्षितिज फुर्ती से रेंगते हुए एक तरफ हट गया और सही समय पर खुद को बचा लिया। उसकी पूंछ उस बकरे से जा टकराई और उसे दूर धकेल दिया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जो उसे महल के शस्त्रागार में मिली थी। अब मैं क्या करूं? सुहानी पहले ही हाँ पर क्लिक कर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह गेम फिर से उसे चुनौती दे रहा है। वह उस प्यारे बैंगनी सांप पुरुष को चोट खाते नहीं देख सकती थी। स्क्रीन पर उसका छोटा रूप धूल से सना हुआ और बेहाल दिख रहा था। उसने तुरंत गेम की दुकान शॉप चेक की। क्षितिज के मुंह से लगभग एक कराह निकल गई। उसकी पूंछ की खाल अभी इतनी मजबूत नहीं थी और टक्कर की वजह से वहां से खून रिसने लगा था। वह फिर से रेंगते हुए तलवार चलाने लगा। उसका वर्तमान रूप उसके लिए बाधा बन रहा था। वह न तो अपनी पूंछ को समेट पा रहा था और न ही उसे लड़ने में इस्तेमाल कर पा रहा था। उस पर चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा था। ऊपर से 2 दिन की भूख की वजह से उसकी ताकत भी जवाब दे रही थी। क्षितिज की आंखें फटी रह गईं। अचानक उसमें एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। उसकी सांप जैसी पूंछ गायब हो गई और उसकी जगह एक चांदी जैसी सफेद झबरीली पूंछ आ गई। अपने सिर पर उसे चांदी जैसे बालों वाले कानों का एक जोड़ा महसूस हुआ। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। अब वह एक सफेद भेड़िए वाले बीस्टमैन में बदल चुका था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। ये कैसे हुआ? वह फुर्ती से उस बकरे के रास्ते से हट गया जो फिर से उसे टक्कर मारने आ रहा था। अब उसे बकरे की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसकी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। तुम इस रूप में भी बहुत प्यारे लग रहे हो। सुहानी ने आह भरी और सफेद भेड़िए वाले उस नन्हे किरदार को स्क्रीन पर छुआ। अब जब उसे 99% की छूट मिल रही थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। जैसा उसने सोचा था, ये सफेद भेड़िए वाला रूप उसके क्षितिज पर बहुत जंच रहा था। क्षितिज को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब उसका एक प्यारा सा निकनेम भी रख दिया गया है। वह बड़ी चतुराई से बकरे से लड़ रहा था। अब उसकी संवेदनशील पूंछ वाला हिस्सा खतरे में नहीं था। उसने अपनी तलवार से बकरे को घायल कर दिया था, लेकिन वह जानवर अब भी बहुत ताकतवर था। खून की गंध पाकर वह बकरा और भी आक्रामक हो गया और लगातार उस पर हमला करने लगा। जैसे ही बकरा एक और जोरदार टक्कर मारने के लिए तैयार हुआ, क्षितिज ने देखा कि अचानक उस बकरे का सिर धमाके के साथ फट गया। वह रहस्यमयी शक्ति फिर से यहाँ थी। सुहानी ने क्षितिज के सिर के ऊपर हैरान शब्द लिखा देखा और उसे गर्व महसूस हुआ। आखिर वह सिर्फ 99% डिस्काउंट वाला रूप खरीद कर शांत बैठने वाली नहीं थी। उसे अपने क्षितिज को बचाना जो था।
बकरा कुछ पल के लिए तड़पा और फिर पूरी तरह शांत हो गया। वह मर चुका था। क्षितिज ने अब चैन की सांस ली। चूंकि वह अदृश्य शक्ति यहीं थी, तो उसे पूछना ही पड़ा। तुमने मुझे सफेद भेड़िए में क्यों बदला? आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? अध्याय 5, जिद्दी इंसान। क्षितिज शर्मिंदा भी था और खौफजदा भी। कोई उसके शरीर पर इस तरह नियंत्रण कैसे कर सकता है? पहले उसका आंतरिक क्षेत्र और अब वे उसकी रूप बदलने की क्षमता को भी नियंत्रित कर सकते थे। क्षितिज के आक्रोश और गुस्से के विपरीत, सुहानी उलझन में थी। क्षितिज के सिर के ऊपर बना मैसेज वाला बुलबुला देखकर उसने अपना सिर खुजलाया। क्षितिज गुस्से में है। क्या आजकल गेम के मुख्य किरदारों के पास भी इस तरह की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है? वह खुद को रोक नहीं पाए और बकरे की तरफ इशारा करते हुए उसका हाथ थपथपाया। वह चाहती थी कि वह उसे उठाए और घर ले जाए। जंगल खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसे जल्दी करनी चाहिए थी। क्षितिज को अपने हाथ पर किसी के थपथपाने का एहसास हुआ, जो पास से गुजरने वाली हल्की हवा जैसा कोमल था। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उसे मरे हुए बकरे की ओर खींच रहा है। उसका मन अभी भी द्वंद्व में था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो वह शक्ति चाहती थी और बिना सिर वाला बकरा उठा लिया। उसका मन अभी भी पूरी तरह मान नहीं रहा था। उस व्यक्ति ने उसे जवाब देने तक की जहमत नहीं उठाई थी। वह नीचे झुका और पहले बकरे की जांच की। यदि जहर या प्रदूषण का स्तर 50% से ऊपर होता, तो वह इसे नहीं खा सकता था। हालांकि उसका वर्तमान शरीर अब एक खाली खोल की तरह था जिसमें शक्तियों की कमी थी, लेकिन इससे उसकी आंखों की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अन्य बीस्टमैन के विपरीत, उसे किसी मृत जीव के जहर का स्तर जांचने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम अभी भी यहीं हो? क्षितिज की आंखें चमकीं। तभी उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। घास पर कुछ हिल रहा था। उसकी नजरें तुरंत उस तरफ गईं। जैसे किसी डर की वजह से एक छोटी सी चीज बाहर कूद कर आई। उसने हिचकिचाहट के साथ उसकी ओर देखा। क्षितिज ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। क्या ये वही व्यक्ति था जो उसका पीछा कर रहा था? उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। जमीन पर बैठी वह छोटी काली बिल्ली डर के मारे कांप रही थी। कितना डरपोक स्वभाव है। वह व्यक्ति तो उसे इतनी बेरुखी से नजरअंदाज कर रहा था। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि वह बकरा ले ले। ये छोटी काली बिल्ली वह शक्ति नहीं हो सकती थी। 2 लोगों को भर्ती करें। इनाम 50 सोने के सिक्के। हाँ, नहीं। इनाम शब्द देखते ही सुहानी की आंखें चमक उठीं। उसकी उंगली ने तुरंत हाँ पर क्लिक कर दिया। 50 सोने के सिक्के बहुत होते हैं। जब उसने 99% छूट वाला सफेद भेड़िए का रूप खरीदा था, तो उसकी कीमत 10 सोने के सिक्के थी। वह नहीं जानती थी कि क्षितिज के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह जेल पहुंच गया। उसके लिए वर्तमान सफेद भेड़िए वाला रूप ही बेहतर था। कहीं उस बदसूरत भेड़िए जैसे दुष्ट लोग उसे फिर से न ढूंढ लें। जैसे ही वह मैसेज गायब हुआ, उसे स्क्रीन पर फिर से दृश्य दिखाई देने लगा। क्षितिज एक छोटी काली बिल्ली को घूर रहा था। उस नन्ही सी चीज ने तुरंत उसका दिल जीत लिया। क्या गेम चाहता है कि वह क्षितिज के आधार के लिए साथी ढूंढने में उसकी मदद करे? उसने उसके गाल को छुआ और उसका हाथ खींचकर इशारा किया कि उस काली बिल्ली के पास जाए और उसे घर ले चले। तुम क्या चाहते हो? क्षितिज की आंखों में उस छोटी काली बिल्ली के लिए खतरनाक चमक आई। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, यहां तक कि एक छोटे प्यारे जानवर पर भी नहीं। कोई भी उसे धोखा दे सकता था। वह छोटी काली बिल्ली लगभग 15 साल के एक किशोर लड़के में बदल गई। उसके पास जानवरों जैसे कान और एक लंबी झबरीली काली पूंछ थी, और वह क्षितिज को सावधानी से देख रहा था। भैया, मैंने आपको उस बकरे को मारते देखा था। वह अपनी उंगलियों से खेलते हुए घबराहट में बोला। उसने अपने होंठ चबाए और हिम्मत जुटाई। क्या मैं आपसे उसका थोड़ा सा हिस्सा मांग सकता हूँ? पूंछ भी काफी होगी। क्षितिज का चेहरा और भी काला पड़ता देख उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की। मैं तुम्हें ये क्यों दूं? क्षितिज को महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ खींच रहा है। उसने उसे नजरअंदाज किया और उस बिल्ली बालक से सवाल करना जारी रखा। लड़के को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। इस बीच सुहानी उस छोटी काली बिल्ली को एक किशोर लड़के में बदलते देख हैरान रह गई। अगर क्षितिज उसे अपने साथ जोड़ लेता, तो उसे मिशन पूरा करने के लिए बस एक और व्यक्ति की जरूरत होती। उसने फिर से क्षितिज का हाथ खींचकर उसे उकसाया। जब कलाई पर खिंचाव और तेज हुआ, तो क्षितिज के मुंह का कोना थोड़ा सा हिला। इससे वह कुछ हद तक बेचैन हो रहा था। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली, जिससे वह लड़का डर के मारे पीछे हट गया। एक ही बार में बकरे के शरीर से पूंछ अलग हो गई। उसने उसे उसकी ओर फेंक दिया। इसे ले लो, वह ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और पीछे मुड़ गया। बकरा उसके आंतरिक क्षेत्र में गायब हो गया। उस बिल्ली बालक ने पूंछ पकड़ी और जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। क्षितिज को दूर जाते देख सुहानी थोड़ी चिंतित हो गई। दुर्भाग्य से, यह अन्य गेम्स की तरह नहीं था जो खिलाड़ियों को सीधे मुख्य किरदार को नियंत्रित करने की शक्ति देते थे। इस गेम का मुख्य किरदार कितना जिद्दी और अन्ना था। लेकिन सुहानी को यह स्वीकार करना पड़ा कि इससे उसे थोड़ा रोमांच महसूस हो रहा था। ये गेम वाकई उसे कुछ दिलचस्प चुनौतियां दे रहा था।
चूंकि क्षितिज इतना जिद्दी था, तो देखते हैं कि जिद के मामले में जीत किसकी होती है। उसने देखा था कि जब उसने उसके हाथ पर उंगली चलाई थी, तो वह हिला था। भले ही वह उसे सीधे नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब था कि उसका उस पर अभी भी कुछ प्रभाव था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। क्षितिज अपनी वर्तमान बनावट का निरीक्षण कर रहा था, और उसे मन ही मन थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने फिर से अपने पुराने सांप वाले रूप में बदलने की कोशिश की, तो वह असफल रहा। उसका चेहरा उतर गया। उसने फिर कोशिश की, फिर भी काम नहीं बना। यहाँ तक कि जब उसने किसी और रूप में, जैसे कि शेर में बदलने की कोशिश की, तो भी कुछ नहीं हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी ऊर्जा अपर्याप्त थी, या फिर यह उस अदृश्य व्यक्ति का प्रभाव हो सकता था। बिल्ली बालक को छोड़ने के कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति गायब होता प्रतीत हुआ था। वापसी के रास्ते में वे उसका हाथ खींच रहे थे, जैसे वे उसे घसीटकर वापस उस लड़के के पास ले जाना चाहते हों। अब वह खिंचाव बंद हो गया था। क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उसने उन्हें नाराज कर दिया था? हालांकि जब वह महल के सामने पहुंचा, तो उसे अचानक वही जाना पहचाना एहसास फिर से हुआ। वह चाहे जो करे और जहां भी रहे, वह व्यक्ति अगले 1 घंटे तक लगातार उसे बिना थके परेशान करता रहा। क्षितिज को चिढ़ा हुआ देखकर सुहानी खिलखिला उठी। अपना हमला शुरू करने से पहले उसने खुद का पेट भर लिया था। क्षितिज के धैर्य का बांध वाकई टूट रहा था। उसने उस अदृश्य शक्ति से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे उससे ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई जिद्दी साया हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस जाऊं और उसे यहां ले आऊं? उसने पूछा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वे क्या चाहते हैं। चूंकि वे उस बिल्ली बालक को वापस लाने के लिए इतने जिद्दी थे, तो उन्होंने सीधे ही उसे क्यों नहीं बता दिया कि क्या करना है। अध्याय 6, नए साथी। क्षितिज अपने सामने जलती लकड़ियों को एकटक देख रहा था। आग की चटकने की आवाज रह रखे का उसके कानों में गूंज रही थी। आधी रात के वक्त उस अदृश्य शक्ति की जिद खत्म हो गई थी। फिर भी न जाने क्यों उसने खुद को वापस उसी जगह जाते हुए पाया जहां वह बिल्ली बालक से मिला था। नतीजा ये हुआ कि अब उसके पीछे 2 नन्ही पूंछें और थीं। भाई बहन की जोड़ी, आर्यन और आरोही, बड़े ध्यान से बकरे का मांस भून रहे थे। वे इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि आग न तो बहुत तेज हो और न ही बहुत कम। उन दोनों के पास आग की जादुई शक्ति थी। बड़ी बहन, आरोही, अपने भाई आर्यन से केवल 1 साल बड़ी थी। वह अपने डरपोक भाई की तुलना में ज्यादा जिंदादिल और साहसी थी। मन ही मन क्षितिज ने एक ठंडी आह भरी। वह अदृश्य शक्ति जा चुकी थी, वह इसे महसूस कर सकता था। आधी रात होने से कुछ मिनट पहले ही उनकी मौजूदगी गायब हो गई थी। अगर वे वापस आए, तो क्या वे ये देखकर हैरान नहीं होंगे कि उसके आधार बेस पर अब 2 और लोग हैं। किसी तरह वह उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह सिर्फ उस बिल्ली बालक को ही नहीं लाया था, बल्कि एक अतिरिक्त सदस्य भी साथ था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह शक्ति क्या चाहती है, एक मजबूत ठिकाना बनाना। वरना यहाँ इतनी भव्य इमारत क्यों होती? एक व्यक्ति अकेले इसका ख्याल नहीं रख सकता था। वह खुद भी इसके लिए काफी नहीं था। इसीलिए अब उसके पास 2 और लोग थे। उसने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा था कि उस बालक ने उसे सफेद भेड़िए में बदलते हुए या उसके बैंगनी सांप वाले रूप को न देखा हो। भैया, ये पैर चक कर देखिए। आर्यन ने एक बड़े पत्ते पर बकरे की टांग रखकर उसे थमाई। क्षितिज ने उसे ले लिया। उसने अपने मन को समझाया कि उसने इन दोनों को इसलिए पनाह दी है क्योंकि वे मांस भूनने और खाना पकाने में माहिर थे, न कि उस अदृश्य शक्ति की इच्छा के कारण। कैसा लगा? आरोही ने पूछा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन घबराहट भी साफ दिख रही थी। सिर्फ भगवान ही जानता था कि वह कितनी डर गई थी जब उसका छोटा भाई बकरे की एक छोटी सी पूंछ लेकर आया था। जब उसने उससे पूछताछ की और यह पक्का कर लिया कि इससे उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तभी उसने उसे भूनने की हिम्मत की थी। वह भूखी थी, और वह पूंछ उसके लिए स्वर्ग से मिली किसी वस्तु जैसी थी। एक शक्तिशाली जंगली जानवर का मांस। भले ही वह थोड़ा सा था, लेकिन उनकी ऊर्जा वापस लाने के लिए काफी था। उसने आखिरी बार 3 दिन पहले खाना खाया था। कल उसने आखिरी चिड़िया का अंडा अपने भाई को दे दिया था, ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि उसे रोज कुछ न कुछ खाने को मिले। न जाने कैसे आर्यन को उसकी इस कुर्बानी का पता चल गया और वह खुद खाने की तलाश में निकल गया। जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा, तो आरोही की चिंता के मारे जान निकल रही थी। वह उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची थी। ठीक है, क्षितिज ने सिर हिलाकर उसे अपनी मंजूरी दी। आरोही ने राहत की सांस ली। वह बहुत बुरी तरह डर गई थी जब ये सफेद भेड़िए वाला बीस्टमैन अचानक उस गुफा में आ पहुंचा जहां वे रहते थे। उसे लगा था कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अभी भी उसकी मौजूदगी आरोही को बेचैन कर रही थी। यह आदमी खतरनाक लग रहा था। उसके तराशे हुए चेहरे और झबरीले सफेद कानों से जो कोमलता झलकती थी, उसके उलट उसके चारों ओर एक उदास और भयानक आभा थी। साहब, आप हमें क्या काम देना चाहते हैं? उसने तुरंत मुद्दे की बात छेड़ी। क्षितिज ने उन्हें इस शानदार महल में आमंत्रित किया था और कहा था कि उसके पास उनके लिए काम है। सच तो यह है कि उस महल को देखकर उनकी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इतनी विशाल जगह, उन्होंने पहले कभी ऐसी इमारत क्यों नहीं देखी थी।
क्षितिज ने कुछ पल के लिए सोचा। तुम इस जगह की देखभाल करो, जो तुम्हें सही लगे वह करो। महल बहुत बड़ा था। दो लोग निश्चित रूप से काफी नहीं थे। वह उन पर काम का बोझ भी नहीं डालना चाहता था। वह देख सकता था कि वे दोनों अभी भी उससे सतर्क थे, जो कि स्वाभाविक भी था। जिस जगह पर उसने वह जादुई चाबी गिराई थी, वह एक खतरनाक इलाके के पास थी जहां अनगिनत जंगली जानवर और जहरीले पौधे भरे पड़े थे। इन भाई बहन की ताकत को देखते हुए उसे हैरानी हुई कि वे अब तक कैसे जीवित बचे रहे। हालांकि उसने अंदाजा लगाया कि शायद वे इस इलाके में बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं आए थे। जंगली जानवर और बीस्टमैन एक जैसे दिखते हुए भी बहुत अलग थे। बीस्टमैन का मानवीय रूप होता था जिसमें जानवरों की कुछ विशेषताएं होती थीं, लेकिन जंगली जानवर पूरी तरह जंगली और खूंखार थे, वे इंसानों में नहीं बदल सकते थे। बहुत समय पहले ये स्थान इंसानों, पशुओं और वनस्पतियों से भरा हुआ था। फिर किसी अज्ञात पदार्थ के प्रदूषण के कारण प्रकृति में एक अजीब सा बदलाव आया। कुछ इंसानों में जानवरों जैसे लक्षण दिखने लगे। जानवर भी इंसानों में बदल सकते थे, हालांकि ऐसा कम ही होता था। अब शुद्ध जानवरों के वंशज बीस्टमैन और बदले हुए इंसान दोनों आपस में मिल गए थे। ताकत में थोड़े अंतर के अलावा उनमें कोई विशेष पहचान नहीं बची थी। जो जानवर इंसानों में बदल सकते थे वे आमतौर पर ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन जो मूल रूप से इंसान थे वे ज्यादा चतुर थे। दूसरे शब्दों में, पहले वाले ताकत में जीतते थे और दूसरे वाले दिमाग के मामले में। अब आपसी मेलजोल और संतानों के कारण यह अंतर और भी कम होता जा रहा था। सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसी चीजें थीं जिनमें सबसे कम बदलाव आया था। उन तीनों ने मिलकर रात के खाने का आनंद लिया। आरोही ने बचा हुआ मांस जमीन के अंदर बने उस बर्फीले तहखाने में रख दिया जो उन्हें वहां मिला था। क्षितिज ने उन्हें कहीं भी आने जाने से नहीं रोका। जब वे दोनों भाई बहन अपने कामों में व्यस्त हो गए, तो क्षितिज किले की छत पर जाकर लेट गया। धीरे धीरे उसकी आकृति उस जगह से गायब होने लगी। यह क्या है? उसने अपने आंतरिक क्षेत्र में एक नई इमारत देखी। एक गोदाम। जब वह अंदर गया, तो वहां चावल के कुछ दाने रखे थे, जिन्हें पहले से ही कई हिस्सों में बांट दिया गया था। कुल मिलाकर वहां चावल के 12 हिस्से थे। खेत में चावल के वे 4 टुकड़े फिर से उगाए थे। उसे याद था कि महल पहुंचने से पहले चावल के पौधे उसकी तर्जनी उंगली के बराबर बढ़ गए थे। लेकिन अब वे फिर से बिल्कुल छोटे थे। इसका मतलब था कि उस अदृश्य शक्ति ने गायब होने से पहले फसल काट ली थी, है ना? इसका सबूत उस नए बने गोदाम के अंदर मौजूद था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चावल पकने में इतना कम समय लगेगा। उसने हिसाब लगाया, अगर 12 हिस्से थे, तो प्रत्येक खेत से 3 हिस्से मिले होंगे। उन्होंने शायद फसल से मिले बीजों का इस्तेमाल दोबारा बुवाई के लिए किया था, तो लगभग हर खेत से 4 हिस्से चावल पैदा हुए थे। वह उन चावलों के पास गया, जिनका छिलका अभी उतरा नहीं था। कुछ देर बाद, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर इतना बड़ा झटका दिखाई दिया था। उन धान के दानों में जहर या प्रदूषण का स्तर। अध्याय 7, प्रदूषण का स्तर। धान के उन दानों में जहर या प्रदूषण का स्तर इतना कम था जितना उसने आज तक नहीं देखा था, मात्र 10%। आमतौर पर, खेती किए गए पौधों में भी प्रदूषण का स्तर 25 से 40% के आसपास होता है। यहां तक कि खेती की विशेष शक्ति रखने वाले बीस्टमैन की मेहनत के बाद भी यह स्तर काफी ऊंचा रहता था। क्षितिज ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। प्रदूषण का स्तर इतना कम होना एक वरदान था, लेकिन बदकिस्मती से वे इसे बाहर नहीं ले जा सकते थे, वरना यह उनके लिए मुसीबत को दावत देने जैसा होता। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली कि शुक्र है उसने वह चाबी उस इलाके में गिराई थी जहां ज्यादातर बीस्टमैन तब तक आने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि वे मजबूर न हों। फिलहाल के लिए, ये महल और इसका अस्तित्व सुरक्षित था। सुबह जब वह सोकर उठा, तो उसने देखा कि उसके आंतरिक क्षेत्र में धान की फसल कटने के लिए तैयार है। लेकिन वह अदृश्य शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह धान के उन 4 खेतों को एकटक देखता रहा। दानों का हर गुच्छा सुनहरा और भरा हुआ था। उसने आधे घंटे तक और इंतजार किया, पर कोई हलचल नहीं हुई। उसके माथे पर सिलवटें आ गईं। उसने तय किया कि वह खुद ही फसल की कटाई करेगा। उसके आंतरिक क्षेत्र की जमीन इतनी जादुई हो गई थी कि फसल पकने का समय उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। वह इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता था। क्षितिज को फसल काटने में लगभग आधा घंटा लगा। उसे धान की खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने डंठल से अलग किए गए धान को 4 हिस्सों में बांटा और उन्हें वापस जमीन के उन टुकड़ों पर बिखेर दिया। वह नदी से पानी लाकर खेतों को भरना भी नहीं भूला। जब से वह गोदाम प्रकट हुआ था, पास की सूखी नदी में फिर से पानी बहने लगा था। पानी एकदम साफ था और उसमें प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम था। नमस्ते, मास्टर क्षितिज। जैसे ही वह अपने आंतरिक क्षेत्र से बाहर आया, आरोही ने उसका अभिवादन किया। उसे अचानक अपने सामने प्रकट होते देख वह बस एक पल के लिए चौंकी, पर जल्द ही उसने अपने चेहरे के भावों को सामान्य कर लिया। क्षितिज ने दूर आर्यन को देखा। वह महल के सामने वाले हिस्से में झाड़ू लगा रहा था, जबकि उसकी बहन खाना बना रही थी। वे दोनों बहुत मेहनती थे। हालांकि महल का सामने वाला हिस्सा किले की दीवार से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वे ऊंचे पेड़ों से घिरे थे। इसलिए स्वाभाविक था कि कुछ पत्ते महल और किले के परिसर में गिरते रहते थे।
सिर्फ एक दिन में ही काफी सारे पत्ते यहाँ वहां बिखर गए थे। हमें कुछ चिड़ियों के अंडे मिले हैं, आरोही ने जानकारी दी। वे क्षितिज की अनुमति के बिना बकरे के मांस को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसने बड़ी दयालुता से उन्हें यहाँ रहने दिया था, इसलिए वे इस मौके की कद्र करना चाहते थे। कल रात वापस आते ही आरोही ने अपने भाई को अच्छी तरह समझा दिया था। महल के मालिक ने उन्हें अलग कमरे और आरामदायक बिस्तर तक दिए थे। कल रात वाला बकरा ही पकाओ, उसने उसे आदेश दिया। आरोही ने थोड़ा शर्माते हुए जल्दी से सिर हिलाया। यह आदमी एक उच्च स्तर का बीस्टमैन लग रहा था। यह स्वाभाविक था कि कुछ अंडों से उसकी भूख नहीं मिटने वाली थी। यहाँ तक कि उसे भी यह मानना पड़ा कि कल रात के शानदार भोजन के बाद न केवल उसकी शक्ति वापस आ गई थी, बल्कि उसमें थोड़ा सुधार भी हुआ था। वह बकरा जरूर किसी उच्च श्रेणी का खतरनाक शिकारी रहा होगा। क्षितिज के आदेशानुसार उन्होंने बचा हुआ सारा मांस पका लिया। मास्टर क्षितिज, माफ करना, मैं अभी तक महल और किले की सफाई पूरी नहीं कर पाया हूँ। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। आरोही भी थोड़ी चिंतित थी। उन्हें क्षितिज की वह बात याद नहीं रही कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना है। उनके मन में बस यही डर था कि कहीं उन्होंने कम काम किया तो वह नाराज न हो जाए। क्षितिज के हाथ एक पल के लिए रुके। उसने भुने हुए मांस का निवाला निगला। उस लड़की का हुनर ठीक ठाक था, भले ही उसके पास सीमित सामग्री, जंगल से मिले कुछ मसाले ही थे। ये महल तुम दोनों के लिए अकेले संभालने के लिहाज से बहुत बड़ा है। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह किसी गहरी सोच में था। उसे अचानक उस अदृश्य शक्ति का ख्याल आया। उसका मन अपने आंतरिक क्षेत्र की ओर गया। उसे थोड़ी निराशा हुई कि उगते हुए धान के अलावा वहां कुछ नहीं बदला था। वह व्यक्ति अभी तक दोबारा नहीं आया था। इसका मतलब था कि वे 24 घंटे उस पर नजर नहीं रखते थे। भाई बहन की जोड़ी ने सिर हिलाया। वे इस महल के रहस्य के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वे ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहते थे। आर्यन ने बोलने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मास्टर क्षितिज, क्या आपको और लोगों की जरूरत है? आर्यन। आरोही तुरंत अपने भाई का मुंह बंद करने के लिए झपटी। क्षितिज की पैनी नजरें उनकी ओर घूमी, जो थोड़ी डरावनी लग रही थी। आर्यन की सांसें थम गईं। वह घबरा गया कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। उसकी बहन ने एक नज़र में उसका मन पढ़ लिया था। जैसे ही उसने धीरे से उसका मुंह छोड़ा, आर्यन ने अपना होंठ काट लिया। उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ कीजिए, मास्टर क्षितिज। आर्यन शायद अपनी सीमा लंघ गया। वह जानता था कि इन भाई बहन की कहानी उतनी सरल नहीं होगी। उसकी भौहें सोच विचार में तंग गईं। सच तो यह था कि उसे दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद नहीं था। लेकिन अगर वह अदृश्य शक्ति यही चाहती है, तो वह इस पर विचार कर सकता था। मुझे बताओ, उसने आदेश दिया। उस बिल्ली बालक के पास शायद और भी लोग हो सकते थे जिन्हें वे अपने साथ जोड़ सकते थे। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने पहले हिचकिचाहट में अपनी बहन की ओर देखा। उसे सिर हिलाते देख उसने बोलना शुरू किया। एक जगह है जो यहाँ से काफी दूर है। अपने भाई को सही शब्द ढूंढने में संघर्ष करते देख आरोही ने बात आगे बढ़ाई। मास्टर क्षितिज, पहले आपको सच न बताने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें बीस्टमैन तस्करों ने अगवा कर लिया था। जब वे उस जगह पर नहीं थे, तब हम वहां से भाग निकले और एक हफ्ते से छिपे हुए थे। वह रुकी। हम आपके लिए मुसीबत नहीं लाना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें, तो चिंता न करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आर्यन ने उदासी से अपना होंठ चबाया। उसने अभी इस महल को जी भर कर देखा भी नहीं था, पर उसकी बहन सही थी। अगर वे तस्कर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए, तो क्षितिज के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। क्षितिज की आंखों में एक चमक आई। वहां कितने लोग हैं, और उन तस्करों की शक्ति का स्तर क्या है? उन दोनों भाई बहन ने अविश्वास से उसे देखा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर सुखद आश्चर्य साफ झलक रहा था। हमें जाना नहीं पड़ेगा ना, मास्टर क्षितिज? आर्यन ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। क्षितिज ने सिर हिलाकर हामी भरी। न केवल उन्हें रहने की अनुमति थी, बल्कि वह मुमकिन हुआ तो बाकी लोगों की मदद करने की भी कोशिश करेगा। वह वाकई उस अदृश्य शक्ति की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। अध्याय 8, मंगेतर। सुहानी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। लंच ब्रेक के दौरान उसके मन में अपने फोन पर उस खेती वाले गेम को चेक करने की तीव्र इच्छा जगी। सही तो है, उसके चावल के चारों खेत अब तक कटाई के लिए तैयार हो जाने चाहिए थे। वह कुछ उम्मीद के साथ गेम में लॉगिन हुई। अरे, सबसे पहले उसे सुनहरे धान से लदे खेत नहीं, बल्कि हरे दाने दिखाई दिए, जिसका मतलब था कि वे अभी बढ़ ही रहे थे। उसने एक खेत को छुआ। शेष समय 57 मिनट और 36 सेकंड। वह उलझन में अपनी पलकें झपकाने लगी और एक बार फिर मन ही मन गेम बनाने वाले को कोसने लगी। उसने गोदाम वेयरहाउस पर क्लिक किया। वहां धान के कुछ अतिरिक्त हिस्से रखे थे, कल रात उसके द्वारा काटे गए हिस्से से दोगुने। कुल मिलाकर 24 हिस्से। यकीनन किसी ने धान की कटाई की थी। जरूर वह क्षितिज ही होगा। उसने उसे छुआ। वहां बेचने का विकल्प भी था। एक हिस्से की कीमत 2 सोने के सिक्के थी। वह थोड़ी हिचकिचाई। उसका क्षितिज कल शिकार करने गया था, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, है ना?
रात के खाने के समय चावल के पौधे अभी बढ़ ही रहे थे। अगर वह इन्हें बेच देगी तो वह क्या खाएगा? उसने थोड़ा सोचा और 18 हिस्से बेचने का फैसला किया। अभी भी 6 हिस्से बचे थे, जो कुछ समय के लिए काफी होने चाहिए थे। क्या आप धान के 18 हिस्से 36 सोने के सिक्कों में बेचना चाहते हैं? हाँ, नहीं। वह तुरंत सहमत हो गई। सोने के सिक्के उसकी स्क्रीन पर जुड़ गए। अब उसके पास 102 सोने के सिक्के थे। वह खेती वाले आयाम से बाहर निकली, ये जानने को उत्सुक कि क्षितिज क्या कर रहा है। कल रात वह बहुत जिद्दी था। उसने कुछ घंटों तक उसे परेशान किया था, लेकिन अंत में उसे हार माननी पड़ी क्योंकि उसे आराम करना था और अगले दिन काम पर जाना था। जैसे ही स्क्रीन पर क्षितिज की आकृति दिखाई दी, एक अचानक आई नोटिफिकेशन ने उसे चौंका दिया। 2 निवासियों को भर्ती करने के लिए बधाई। इनाम 50 सोने के सिक्के। सुहानी ने अपनी आंखें मलीं। उसने पक्का किया कि वह गलत तो नहीं देख रही। वाकई, वह सही थी। उसकी हैरानी अब जिज्ञासा में बदल गई। ये 2 निवासी कहाँ से आए? उसकी उंगली ने स्क्रीन को खिसकाया। उसे अभी एहसास हुआ कि क्षितिज के पास 2 आकृतियां और थीं। बिल्ली के कान और पूंछ वाले भाई बहन की एक जोड़ी। ये वही बिल्ली बालक था जिसे भर्ती करने के लिए उसने क्षितिज पर जोर दिया था। उसने एक संतुष्ट मुस्कान दी। आखिर जीत उसी की हुई, है ना? सुहानी, तुम फोन देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? किसी ने उसके पास सटने की कोशिश की, उसकी स्क्रीन में झांकने के इरादे से। हर्ष ने नाखुशी से फुंकार भरी। सुहानी इतनी फुर्तीली थी कि उसने स्क्रीन हटा दी और वह देख नहीं पाया कि वह किस बात पर इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने विरोध किया, तुम मुझे देखने क्यों नहीं दे रही? क्या इस बात से डरती हो कि मैं उसे सब बता दूंगा? सुहानी ने एक लंबी सांस ली। उसकी मुसीबत बनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अलावा एक और व्यक्ति था जो गोंद की तरह उससे चिपका रहता था, उसका मंगेतर रचित। और यह व्यक्ति, हर्ष, रचित का काफी करीबी दोस्त था। रचित एक चालाक और अवसरवादी आदमी था। जब उसने देखा कि सुपरिवार में सुहानी को पसंद नहीं किया जाता, तो उसने अपना ध्यान उसकी सौतेली बहन की ओर लगा दिया। यहाँ तक कि उसने उसकी सौतेली माँ को सुहानी के खिलाफ साजिशें रचने में मदद भी की थी। वह उसके पिता से सुहानी की दबी जुबान में शिकायत करता, जिससे उसके पिता की नज़रों में उसकी छवि खराब हो जाती। वे दोनों अलग होने पर सहमत हो गए थे। हालांकि जब से सुहानी के दादा दादी की विरासत उसके हाथ लगी थी, वह टालमटोल कर रहा था। वह अब सगाई तोड़ने की चर्चा के लिए दोनों परिवारों की बैठक बुलाना ही नहीं चाहता था। वह ढीठ आदमी यहाँ तक कि दूसरों से कहता था कि वह सुहानी पर तरस खा रहा है। तुम उसे बता सकते हो? सुहानी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जाओ, बताओ, मैं देखूंगी। हर्ष का चेहरा उतर गया। उसने हिचकिचाहट में अपने फोन की ओर देखा। मूल रूप से उसे लगा था कि वह उससे रचित को न बताने की भीख मांगेगी। शायद उसने कुछ गलत समझ लिया था। देखो, तुम्हें रचित भाई से राज नहीं छिपाने चाहिए, वह उसे लेक्चर देने लगा। आखिरकार तुम उनकी मंगेतर हो। तुम्हें तमीज से रहना चाहिए, वरना तुम उन्हें शर्मिंदा कर दोगी। वह तुम पर रहम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इस मौके की कद्र करनी चाहिए। सुहानी ने आंखें घुमा लीं। उबाव, उसने वह नहीं किया जिसकी धमकी दी थी और बेकार की बातें बकने लगा। उसका सुनने का मूड नहीं था। क्षितिज से जीतने की वजह से जो उसका मूड अच्छा हुआ था, वह अब खराब हो चुका था। संयोग से, लंच ब्रेक खत्म हो गया था। वह ब्रेक रूम से बाहर निकली और अपनी मेज पर वापस आ गई। अपने काम पर ध्यान लगाने से पहले, उसने गेम की दुकान से कुछ खरीदने के लिए 1 मिनट निकाला, एक चावल की मिल। उसे अभी याद आया कि सभी चावलों पर अभी भी छिलका चढ़ा हुआ था। कोई ताज्जुब नहीं कि क्षितिज ने अब तक चावल नहीं खाए थे। वे अभी खाने लायक ही नहीं थे। उस छोटी चावल मिल की कीमत उसे 50 सोने के सिक्के पड़ी। उसे ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि यह वही सिक्के थे जो क्षितिज द्वारा 2 नए निवासियों को भर्ती करने पर इनाम में मिले थे। उसने खुद ही फसल काटी और बुवाई भी की। कितना आज्ञाकारी मुख्य किरदार है। जिस समय सुहानी ने गेम में लॉगिन किया, क्षितिज को उसका एहसास हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। वह उस समय इत्तेफाक से अपने आंतरिक क्षेत्र की जांच कर रहा था। मास्टर क्षितिज, आरोही ने सावधानी से पूछा। वह कुछ देर से ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ रुको। क्षितिज उस जगह से गायब हो गया। भाई बहन की उस जोड़ी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि उसके पास स्पेस पावर, आंतरिक क्षेत्र की शक्ति है। ज्यादातर बीस्टमैन के पास केवल एक प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन कुछ शक्तिशाली ऐसे भी होते थे जिनके पास कई शक्तियां होती थीं। शक्तियां केवल तत्वों जैसे आग या पानी तक सीमित नहीं थीं। उपचार शक्ति, जहर और यहां तक कि भविष्य देखने की क्षमता भी होती थी। क्षितिज महसूस कर सकता था कि उस शक्ति की मौजूदगी अब जा चुकी थी। उसने सावधानी से आसपास का जायजा लिया। धान अभी कटने के लिए तैयार नहीं था। वह दूसरी जगह गया। जैसे ही उसने गोदाम में प्रवेश किया, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलीं। धान अभी भी गायब था। वहां केवल 6 हिस्से बचे थे और एक अजीब सी मशीन। वह मशीन के पास गया और उसका काम समझने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ पास में रखा एक कागज लगा। उसे तुरंत समझ आ गया, ये चीज चावल कूटने की मशीन है।
उसने निर्देश पुस्तिका के अनुसार इसे चलाने की कोशिश की। उसने सूखा धान हॉपर में डाला और चालू बटन दबा दिया। शांत गोदाम में खड़खड़ाहट और पिसने की आवाज गूंजने लगी। नीचे वाले बर्तन में उसने कुछ सफेद चावल देखे, जो साफ और भरे हुए थे। उसने समय का हिसाब लगाया, एक हिस्से के लिए लगभग 20 सेकंड की जरूरत थी। ये छोटी मिल एक बार में केवल एक ही हिस्सा कूट सकती थी। उसने जल्दी से बाकी काम निपटाया। क्षितिज अपने आंतरिक क्षेत्र से बाहर आया। महल में सिर्फ खाली कमरे नहीं थे। असल में, वहां पहले से ही काफी बर्तन और फर्नीचर मौजूद थे। आरोही ने रसोई से खाना पकाने के बर्तन निकाल लिए थे। हमें आज शिकार करने की जरूरत नहीं है। वह अपने आंतरिक क्षेत्र से चावल बाहर ले आया। उसके क्षेत्र की नदी में अभी भी प्रदूषण का स्तर मध्यम था, इसलिए उसने बस थोड़ा पानी छिड़का और चावल पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया। आरोही ने चावल लिए और उन्हें पकाना शुरू किया। आर्यन ने उसे कुछ चिड़ियों के अंडे थमाए, तो उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए चावल के साथ उन्हें भी पका लिया। खाना खत्म करने के बाद वे तीनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि बाकी बीस्टमैन को तस्करों से कैसे बचाया जाए। जल्द ही उन्होंने कुछ खाना बांधा और महल से बाहर निकल पड़े। अध्याय 9, ट्रायल फीचर। क्षितिज ने अपनी जेब में रखी चाबी को थपथपाकर पक्का किया कि वह सुरक्षित है। अगर वह इसे खो भी देता, तो 1 घंटे के भीतर चाबी फिर से उसके पास लौट आती। उसे नहीं पता था कि उस पर किस तरह का जादू किया गया था, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक था। फिर भी वह इसे खोना नहीं चाहता था। क्या उस अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का इस चाबी से कोई संबंध है? वह निश्चित नहीं था, इसलिए उसने इसे हर समय अपने पास रखने का फैसला किया। फिलहाल उन्हें चलते हुए 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। आर्यन और आरोही काफी घबराए हुए थे। क्षितिज से मिलने से पहले, जब वे इस इलाके में रहते थे, तो हर कदम पर खतरों का सामना करना पड़ता था। वे केवल अपनी किस्मत और फुर्तीलेपन की वजह से ही बच पाए थे, हर बार मौत या गंभीर चोटों को चकमा देते हुए। मास्टर क्षितिज, इस यात्रा में लगभग 3 दिन लगेंगे। सुहानी ने अभी अभी अपने जूते उतारे थे और कुर्सी पर बैठते ही गेम खोल लिया। सबसे पहले उसकी नजर आरोही के सिर के ऊपर लिखे शब्दों पर पड़ी। 3 दिन की यात्रा। वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। वे कहाँ जा रहे थे? उसका मन थोड़ा गंभीर हो गया। उसने क्षितिज की छोटी सी आकृति को देखा। उसने बस हूं कहकर जवाब दिया था, इसलिए इस छोटी सी बातचीत से उसे और जानकारी नहीं मिल सकी। उसे चिंता होने लगी। क्या उनके पास इतने लंबे सफर के लिए पर्याप्त रसद है? उसने तुरंत खेती वाले आयाम की जांच की। चावल कटाई के लिए तैयार थे। कुल 4 खेतों में से एक पहले से ही खाली था। जब उसने गोदाम पर क्लिक किया, तो जैसा उसने सोचा था, वहां 4 हिस्से पहले से मौजूद थे। जरूर क्षितिज ने इसे काटा होगा। तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। सुनहरे धान के अलावा वहां सफेद चावल भी थे। कुल 3 हिस्से सफेद चावल के थे। सुहानी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। क्षितिज कितना समझदार है। उसे पता चल गया कि वहां एक छोटी चावल मिल है और उसने उसका इस्तेमाल भी किया। उसने धान और सफेद चावल की कीमत की तुलना की। दोनों में एक सोने के सिक्के का अंतर था। सफेद चावल की कीमत 3 सोने के सिक्के थी। उस छोटी मिल को एक हिस्सा चावल कूटने में कितना समय लगता है? ओह, सिर्फ 20 सेकंड। सुहानी ने राहत की सांस ली। ये बहुत ज्यादा समय नहीं था। धान बेचने के बजाय सफेद चावल बेचना ज्यादा फायदे का सौदा था। इसीलिए उसने धान का एक हिस्सा मिल में डाला और अपना काम गंभीरता से शुरू किया। वह बाकी 3 खेतों की कटाई करना और नए बीज बोना भी नहीं भूली। अब उनके पास कुल 15 हिस्से चावल थे। ये क्षितिज और उसके साथियों के लिए कुछ समय के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। जैसे ही वह खेती वाले आयाम से बाहर निकलने वाली थी, एक मैसेज आया। नया फीचर, ट्रायल मोड खुला। अब आप मुख्य किरदार से बात कर सकते हैं। दिन में 3 संदेश, भविष्य में ये संख्या बढ़ सकती है। कीमत 10 सोने के सिक्के। हाँ, नहीं। सुहानी का मुंह बन गया। हालांकि वह जानती थी कि यह खिलाड़ियों को गेम की लत लगाने की एक चाल है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई। 10 सोने के सिक्के तो वह खर्च कर ही सकती थी। हाँ, पर क्लिक करते ही गोदाम के सामने एक डाक का डिब्बा, मेलबॉक्स प्रकट हो गया। वह थोड़ी चौंक गई। उत्सुकता के साथ उसने अपने क्षितिज के लिए एक संदेश टाइप करना शुरू किया। वह क्या कहे? उसे नहीं पता था कि यह फीचर कैसे काम करेगा, इसलिए उसने कुछ सरल सा लिखा। नमस्ते क्षितिज। संदेश भेजने के बाद वह इंतजार करने लगी। संदेशों की सीमा के मामले में गेम बनाने वाला बहुत कंजूस था। दिन में सिर्फ 3 संदेश बहुत कम थे। लेकिन चूंकि यह एक ट्रायल फीचर था, इसलिए उसे लगा कि शायद उनका एआई अभी इतना उन्नत नहीं है। वह एक रोबोट जैसे औपचारिक जवाब के लिए तैयार थी। सुहानी उस डाक के डिब्बे को एकटक देखती रही। 1 मिनट बीत गया, पर कोई जवाब नहीं आया। वह खेती वाले आयाम से बाहर निकली और ये देखकर दंग रह गई कि क्षितिज और वे प्यारे भाई बहन एक विशाल भालू से लड़ रहे थे। दूसरी ओर, क्षितिज ने अपनी तलवार मजबूती से थाम रखी थी। आरोही और आर्यन अपनी शक्ति से आग के गोले बना रहे थे, जिससे भालू के बाल जल रहे थे। भालू ने एक भयानक दहाड़ मारी और उसकी ओर झपटा। दोनों भाई बहन ने अपनी शक्ति को मिलाया और एक बड़ा आग का गोला बनाकर भालू पर दे मारा।
लड़ाई देखकर सुहानी बहुत घबरा गई। क्षितिज को तुरंत हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वह भालू जो उस पर हमला करने ही वाला था, अचानक रुक गया और जमीन पर गिर पड़ा। बेशक यह असर ज्यादा देर तक नहीं रहा, लेकिन जैसे ही यह हुआ, क्षितिज समझ गया कि वह शक्ति आसपास ही है। मास्टर क्षितिज, सावधान! आरोही चिंता में चिल्लाए। उन्होंने अभी अभी एक बड़ा आग का गोला छोड़ा था। उनका दिल हलक में आ गया था। उन्हें डर था कि कहीं वह आग गलती से क्षितिज को ही न लग जाए। फटी आंखों से उन्होंने देखा कि क्षितिज हवा में ऊंचा उछला और उस भालू को खींच लिया जो अभी अभी खड़ा हुआ था। भालू के शरीर के ज्यादातर बाल जल चुके थे। क्षितिज ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तलवार से वार किया और भालू का सिर धड़ से अलग कर दिया। भालू का विशाल शरीर तड़पा और जमीन पर ढेर हो गया। सुहानी ने सांस रोककर यह रोमांचक लड़ाई देखी। वह गेम की दुकान से क्षितिज की मदद के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी, लेकिन वह खुद ही इतना माहिर निकला। घाव भरने के बाद वह एक बेहतरीन योद्धा बन गया था। मास्टर क्षितिज! वे दोनों भाई बहन दौड़कर उसके पास आए, जो भालू के मरने के बाद उसकी जांच कर रहा था। आज रात के खाने में इसी जंगली जानवर का मांस होगा, क्षितिज ने धीमी आवाज में कहा। भाई बहन ने भालू का खून निकालने में उसकी मदद की। वे जानते थे कि खून की गंध दूसरे खूंखार जानवरों को बुला सकती है। आर्यन ने एक टहनी उठाई और उससे जमीन खोदने लगा। क्षितिज ने उसे देखा। उसने गोदाम से एक फावड़ा निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने फावड़ा लिया और तेजी से जमीन खोदकर फैले हुए खून को मिट्टी से ढक दिया। जब खून निकलना बंद हो गया, तो क्षितिज ने भालू को अपने आंतरिक क्षेत्र में रख लिया। उन्हें जल्दी से वह जगह छोड़नी थी। चलो, यहां से चलते हैं। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ताकतवर शिकारी जानवर इस तरफ बढ़ रहे हैं। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। वे भाई बहन क्षितिज के साथ तालमेल बिठाने के लिए लगभग दौड़ रहे थे। सुहानी ने राहत की सांस ली। ये दृश्य उसे ज्यादा डरावना नहीं लगा क्योंकि यह सब गेम के प्यारे किरदारों के रूप में दिख रहा था। जैसे ही वे फिर से चलने लगे, उसने डाक का डिब्बा चेक किया। अभी भी कोई जवाब नहीं था। वह उलझन में थी। क्या ये गेम थोड़ा खराब था या वह ठगी गई थी? एआई की गुणवत्ता अच्छी नहीं लग रही थी। एक जवाब देने में इतना समय लग रहा था। आर्यन और आरोही घबराए हुए आसपास देख रहे थे। हालांकि क्षितिज बहुत तेज चल रहा था, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। अजीब बात यह थी कि उन्हें अब ज्यादा खतरों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। कुछ समय पहले जब क्षितिज का सामना एक उच्च श्रेणी के जानवर, जंगली बकरेट से हुआ था, तो वह उसकी उम्मीद के खिलाफ था। तब उसकी शक्तियां वापस नहीं आई थीं, जिसका असर खतरों को भांपने की उसकी क्षमता पर पड़ा था। लेकिन अब, उसकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक थी, किसी भी बीस्टमैन से ज्यादा। यही कारण था कि इतने खतरनाक इलाके में चलने के बाद भी वे सुरक्षित थे। उसके बिना, शायद अब तक उनकी हड्डियां भी नहीं बचतीं। सुहानी ने देखा कि वे फिर से चलने लगे हैं। उस अंधेरे और उदास जंगल में वे तीनों बहुत लाचार दिख रहे थे। गेम के डरावने रंग उसे बेचैन कर रहे थे। क्या उसे उनकी मदद के लिए कोई ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो उन्हें तुरंत उनकी मंजिल तक पहुंचा दे? वह दुकान चेक करने गई। उसे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। कीमत उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। एक टेलीपोर्टेशन ताबीज, जादुई ताबीज के लिए 30 सोने के सिक्कों की जरूरत थी। उसे 3 ताबीज खरीदने पड़ते। उसके पास केवल 92 सिक्के बचे थे। वह तो कंगाल हो जाती। लेकिन उस नन्हे सफेद भेड़िए जैसे क्षितिज को देखकर उससे रहा नहीं गया। 3 दिन बहुत ज्यादा थे, बेहतर होगा कि वे इस जंगल से जल्दी निकल जाएं। जैसे ही सुहानी ने वे 3 जादुई ताबीज खरीदे, अभी उसने वे चीजें क्षितिज को दी भी नहीं थी कि डाक के डिब्बे पर नोटिफिकेशन आया। क्षितिज ने उसे जवाब भेजा था। अध्याय 10, डाक का डिब्बा। सुहानी का दिल उत्सुकता से भर उठा। उसने तुरंत डाक के डिब्बे पर क्लिक किया, जो उसे सीधे चैट रूम में ले गया। क्षितिज ने उसे एक अजीब सा जवाब भेजा था, तुम पुरुष हो या महिला? उसने अपनी पलकें झपकाईं। क्या ये गेम लिंग सर्वेक्षण करना चाहता था? ये सोचकर कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, उसने ईमानदारी से अपने लिंग के बारे में जवाब दे दिया, एक महिला। क्षितिज डाक के डिब्बे के पास खड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक आई। उस शक्ति का फिर से जवाब आया था। उसने उन शब्दों को चेहरे पर कुछ सोच विचार के भावों के साथ पढ़ा। एक महिला। उसने बीस्टमैन महिलाओं के बारे में सोचा और उसकी सतर्कता और बढ़ गई। उनमें से कुछ उसका पीछा करने में बहुत साहसी थी, लेकिन उसे वे बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे वे उसे किसी भी चीज का लालच दें। उनमें से एक ने तो अपने पूरे कबीले तक का प्रस्ताव दे दिया था। यहां तक कि उसकी बदनाम छवि भी उन्हें रोक नहीं पाई थी। ये काफी पागलपन भरा था। उसे उनसे बचने के लिए अपनी रूप बदलने की शक्ति का उपयोग करना पड़ता था, और वह खुद को सबसे बदसूरत बीस्टमैन के रूप में छिपा लेता था। शुक्र है कि यह तरीका कारगर रहा। जब वे उसे ढूंढ नहीं पाईं, तो उन्होंने उसे परेशान करना बंद कर दिया। क्या ये भी वैसा ही कोई मामला था? वह थोड़ा आशंकित था। अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उसने अपनी नजर के उतार चढ़ाव को छिपाया और फिर से लिखा, मेरे पास आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सुहानी ने क्षितिज के सवाल को देखा और अपना सिर एक तरफ झुका लिया।
वह कई बार उसके गाल थपथपा चुकी थी, तो उसे पता होना चाहिए था कि वह उसकी मदद करना चाहती है ना? हालांकि उसे यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत है, फिर भी उसने उसे जवाब दिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने आखिरी सवाल इसलिए जोड़ा क्योंकि वह बहुत उत्सुक थी। दूसरी ओर, क्षितिज ने इन दो वाक्यों को देखकर उपहास में अपने होंठ सिकोड़े। ये शक्ति हमेशा उसके पीछे रहती थी जहां भी वह जाता था। वह उसे तुरंत ढूंढ सकती थी और सीधे उस जगह पहुंच सकती थी। फिर वह अभी भी नाटक क्यों कर रही थी? क्षितिज का मूड थोड़ा और खराब हो गया। उसने ईमानदारी से जवाब भी नहीं दिया और उसके सवाल को टाल दिया। तुम्हें पहले से ही पता है, उसने कागज पर घसीट कर लिखा और उसे डाक के डिब्बे पर रख दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने अपना मन बदल लिया और एक ऐसा वाक्य जोड़ा जो थोड़ा व्यंग्यात्मक लग रहा था, पूछने की जहमत क्यों उठा रही हो? क्षितिज को पता चला कि उसे कागज का टुकड़ा डाक के डिब्बे पर रखना पड़ता है, वरना वह जवाब नहीं देती। बेशक वह 3 संदेशों की सीमा के बारे में नहीं जानता था। सुहानी ने उन शब्दों को उलझन में देखा और पलकें झपकाईं। नहीं, वह इसके बारे में अभी तक नहीं जानती थी। आखिरी वाक्य उस तक पहुंचा ही नहीं था। मुझे अभी तक नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो? टाइप करना खत्म करने के बाद उसने भेजे बटन दबाया। दुर्भाग्य से थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, भले ही उसका क्षितिज अभी भी डाक के डिब्बे के पास खड़ा था। उसने एक लंबी आह भरी। न केवल गेम बनाने वाला कंजूस था, बल्कि एआई की गुणवत्ता भी थोड़ी खराब थी। इसने उसे कुछ ऐसा अटपटा संदेश दिया जिसे वह समझ ही नहीं पाए। सुहानी को अचानक थोड़ी भूख महसूस हुई, इसलिए उसने सामान की सूची इन्वेंटरी में जादुई ताबीजों पर क्लिक किया और उन्हें क्षितिज के हाथों में दे दिया। फिर उसने रात का खाना बनाने के लिए गेम बंद कर दिया। क्षितिज ने थोड़ी देर इंतजार किया और उसे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला था। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया जब उसने तीसरी बार डाक के डिब्बे से कागज निकाला। क्या वह उससे नाराज है? वह समझ नहीं पा रहा था। जब उसे कागज जैसी खुरदरी सतह का एहसास हुआ, तो उसके माथे पर सिलवटें आ गईं। उसके हाथ में कुछ था। उसकी आंखों ने हैरानी से उन 3 जादुई ताबीजों का निरीक्षण किया। उसे पता था कि ये किस काम के लिए हैं। मास्टर क्षितिज, भाई बहन की जोड़ी ने उसका अभिवादन किया। आरोही भालू का मांस भूनने में व्यस्त थी जबकि उसका भाई उन्हें धोने और मसाला लगाने का काम कर रहा था। क्षितिज ने गोदाम से गायब हुए चावलों के बारे में सोचा। इस बार उन कुछ हिस्सों के अलावा जिन्हें उसने फिर से बोने के लिए इस्तेमाल किया था, बाकी संख्या उतनी ही थी। उसने उन चावलों को छोटी मिल का उपयोग करके कूट भी दिया था। उसे एक एहसास हुआ कि उसने वे चावल उसकी यात्रा के कारण नहीं लिए थे। वह वाकई बयान नहीं कर सकता था कि इस समय वह कैसा महसूस कर रहा था। मास्टर क्षितिज, क्या हम रात के दौरान सफर करेंगे? आरोही ने सावधानी से पूछा। वह उसे एक जरूरी बात बताना लगभग भूल ही गई थी। 3 दिन वह समय था जो उसे और उसके भाई को यहाँ पहुंचने में लगा था, क्योंकि वे कभी नहीं रुके थे, रात में भी चलते रहे थे। हाँ, क्षितिज ने पुष्टि की। हमें आज रात ही वहां पहुंच जाना चाहिए। हैं? आरोही उलझन में अपनी आंखें झपकाने लगी। यहां तक कि मांस पर मसाला लगाने वाले आर्यन के हाथ भी रुक गए। मुझे उस जगह के बारे में विस्तार से बताओ, क्षितिज ने आदेश दिया और उन्हें सीधे सब कुछ समझाने नहीं गया। जैसे ही उन्होंने रात का खाना खत्म किया, वह गुफा जहां वे तीनों ठहरे थे खाली हो गई। वहां केवल भुने हुए मांस की स्वादिष्ट खुशबू और जलती हुई आग के अवशेष बचे थे। क्षितिज काफी शांत था। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब वह जादुई यात्रा टेलीपोर्टेशन का अनुभव कर रहा था। हालांकि भाई बहन की प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक गंभीर थी। वे बिना रुके खांस रहे थे, लगभग अपने पेट का सारा खाना बाहर निकालने वाले थे। फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और गले तक आए खाने को वापस निगल लिया। उनकी प्रतिक्रिया काफी शर्मिंदगी भरी थी। अगर वे उल्टी कर देते तो ये बहुत बुरा दिखता। भोजन की कमी थी और वे उसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। हर किसी को उनकी तरह शक्तिशाली जंगली जानवरों का मांस खाने का सौभाग्य नहीं मिलता था। क्या ये वही जगह है? क्षितिज ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए पूछा। आसमान में लटके चांद के अलावा सब कुछ अंधेरा था। बस एक हल्की चांदी जैसी रोशनी थी। हाँ, आर्यन ने पुष्टि की। मास्टर क्षितिज, वह जगह यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर होनी चाहिए। वे इतने पागल नहीं थे कि सीधे तस्करों के ठिकाने पर ही जा उतरें। भाई बहन क्षितिज को बेलों से बने एक छोटे से आश्रय में ले गए। भागने के बाद उन्होंने इस जगह का उपयोग अस्थायी रूप से छिपने के लिए किया था। वहां उन्होंने क्षितिज को वे और विवरण बताए जो उन्हें याद थे। थोड़ी देर बाद उसने उनसे कहा, तुम दोनों यहीं रुको। वे चौंक गए, लेकिन मास्टर क्षितिज, उसने उनके जवाब का इंतजार तक नहीं किया और बेलों के उस आश्रय से बाहर निकल गया। सुहानी ने खाना पकाने और खुद को साफ करने के बाद फिर से गेम खोला। सबसे पहले जो चीज उसने देखी, वह थी कुछ बीस्टमैन किरदारों की तस्वीरें, जो खंभों से कसकर बंधे हुए थे या पिंजरों के अंदर थे। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी तब थी जब उसने पहली बार क्षितिज को पाया था। अध्याय 11, नया मिशन। वहां बहुत सारे बीस्टमैन थे, शायद 20 से भी ज्यादा।
उन सब में एक समानता साफ दिख रही थी, वे सभी बहुत कम उम्र के थे, लगभग 12 से 20 साल के बीच। वे अलग अलग कबीलों से थे और हर कोई दिखने में काफी आकर्षक था। बस अफसोस इस बात का था कि उनमें से ज्यादातर घायल थे। जो बीस्टमैन खंभों से बंधे थे, उन्हें सबसे ज्यादा चोटें आई थीं। सुहानी को शक हुआ कि ये भी उन्हीं बिल्ली वाले भाई बहन की तरह होंगे, जिन्होंने भागने की कोशिश की होगी और तस्करों ने उन्हें पकड़ लिया होगा। हालांकि क्षितिज के साथ हुई छोटी सी बातचीत से उसे यह अंदाजा नहीं लगा था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन इस खतरनाक जगह को देखते ही वह समझ गई कि यही उसकी मंजिल थी। उसका नन्हा लाडला ऐसी जगह क्यों आया था? उसने तीर के निशान पर क्लिक किया जो उसे क्षितिज की वर्तमान स्थिति पर ले गया। वह अपने सफेद भेड़िए वाले रूप में था और जंगल में बड़ी फुर्ती से दौड़ रहा था। सुहानी एक पल के लिए उस सफेद भेड़िए की मासूमियत में खो गई, पर जल्द ही उसने खुद को संभाला। उसकी उंगली ने उन घने अंधेरे पेड़ों के बीच चलती उस आकृति को छुआ। क्षितिज ने मन ही मन फुकार भरी। ये औरत अब फिर से क्या चाहती है? शायद बीस्टमैन महिलाओं के साथ अपने पुराने बुरे अनुभवों के कारण उसने अपने मन में उसकी छवि एक बूढ़ी जादूगरनी जैसी बना ली थी। एक ऐसी बुढ़िया जिसने जवान औरत का मुखौटा पहन रखा हो, या शायद कोई भटकती हुई रूह। उसे दूसरी वाली बात पर ज्यादा यकीन था। हालांकि उसने इस संभावना को भी खारिज नहीं किया कि वह अदृश्य होने की शक्ति रखने वाली कोई बूढ़ी तांत्रिक हो सकती है। सुहानी थोड़ी चिंतित थी, यहां तक कि गेम से मिले मिशन के संदेश ने भी उसे पिछली बार की तरह उत्साहित नहीं किया। 20 निवासियों को भर्ती करें। इनाम 300 सोने के सिक्के। हाँ, नहीं। उसकी उंगली नहीं शब्द पर रुकी रही, लेकिन फिर उसने एक ठंडी आह भरी। उसका मुख्य किरदार कितना विद्रोही था। चूंकि यह क्षितिज की इच्छा थी, तो उसने उसका साथ देने का फैसला किया। इतने सारे सोने के सिक्के गंवाना भी तो घाटे का सौदा था। इतने सिक्कों से वह दुकान से उसके लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद सकती थी। सुहानी ने मिशन स्वीकार कर लिया। वैसे भी फिलहाल मिशन में फेल होने का कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा था, है ना? उसने तस्करों की जगह को फिर से चेक किया, वह उसकी मदद करना चाहती थी। इस समय वहां कुछ बीस्टमैन आपस में बात कर रहे थे। उनकी पूंछ सलेटी रंग की थी जिस पर कुछ काली धारियां थीं। साफ था कि वे ही तस्कर थे क्योंकि वे वहां आजादी से घूम रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि वे दो बिल्लियां भाग गईं, वरना उन्हें बेचकर हमें और ज्यादा पैसे मिलते। एक बीस्टमैन बोला, जो सुहानी की नजरों में बहुत बदसूरत था। भले ही वे गेम के किरदारों जैसे दिख रहे थे, पर वह उन्हें पसंद नहीं कर पा रही थी। अफसोस तो है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। कल इनमें से ज्यादातर को यहाँ से हटा देते हैं, कहीं और लोग न भाग जाएं, वरना हमें और घाटा होगा, दूसरे तस्कर ने जवाब दिया। कोई ऐसा समय चुनो जब वे खूंखार शिकारी जानवर सो रहे हों। भले ही हमारे पास अपनी गंध छिपाने की शक्ति है, पर वे हमें देख सकते हैं। उन जानवरों की आंखें बहुत तेज होती हैं। सुहानी बिना पलक झपकाए उन 5 तस्करों की चर्चा को देख रही थी और उनकी हर बात को मन में बिठा रही थी। अनजाने में ही वह इस गेम की उतनी परवाह करने लगी थी जितनी उसने शुरू में सोची भी नहीं थी। गेम ने उसकी पूरी दिलचस्पी खींच ली थी। सुहानी को खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। एक नए खिलाड़ी के तौर पर दुकान के बहुत से फीचर्स और सामान उसके लिए अनोखे थे। वह एक एक करके उन सब के काम के बारे में जानना चाहती थी। उसने तो अब क्षितिज को एक प्यारे बच्चे की तरह मान लिया था जिसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। पर उसकी बात करें तो क्या वह अभी कुछ समय पहले ही अपने घावों से ठीक नहीं हुआ था? उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये नामुमकिन लग रहा था कि वह अकेले उन 5 तस्करों को हरा पाएगा। जल्द ही क्षितिज उस गुफा के पास पहुंच गया जहां उन बीस्टमैन को अगवा करके रखा गया था। जंगल का ये हिस्सा उस खतरनाक इलाके के मुकाबले सुरक्षित था जहां महल स्थित था। वह बेहद सतर्क था। वह अपनी शक्तियों से जितने इलाके की जांच कर सकता था, वह बहुत सीमित था क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। हालांकि उसकी मानसिक शक्ति का पुराना स्तर उसे खतरे की दिशा तो बता सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में उसे यह अंदाजा नहीं था कि खतरा असल में किस तरह का है। उसकी मानसिक शक्ति शायद कभी पूरी तरह ठीक ना हो, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। उसके पास गुफा के और करीब जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था ताकि वह अपनी इंद्रियों से वहां का जायजा ले सके। उसकी इंद्रियों ने वहां कुछ बीस्टमैन को भांप लिया। सुहानी ने तुरंत अपने नन्हे भेड़िए को देख लिया। वह सावधानी से छिपा हुआ था और हमला करने से पहले अपने दुश्मनों को समझ रहा था। उसने उसे चेतावनी देने के लिए संदेश भेजने की कोशिश की। अफसोस, संदेश नहीं भेजा जा सका। बिज्जू और ऊदबिलाव प्रजाति के बीस्टमैन। क्षितिज ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे तुरंत उन लोगों की शक्तियों की याद आ गई। वे अपनी गंध को छिपाकर अपनी मौजूदगी छिपा सकते थे। उसे उनका कबीला बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसकी तेज इंद्रियां उनसे निकलने वाली गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि उनकी शक्तियां खूंखार जानवरों को दूर रखने के लिए बहुत काम आती थीं। उनकी गंदी गंध किसी को भी दूर भगाने के लिए काफी थी। क्षितिज एक बहुत ही धैर्यवान शिकारी साबित हुआ। यहां तक कि जब सुहानी बोर होने लगी, वह झाड़ियों के बीच अपनी जगह पर डटा रहा और अंधेरे में घुल मिल गया। इस समय सुहानी गेम से बाहर आ गई थी।
उसे घर के काम निपटाने थे। एक बार जब उसे अपने दादा दादी की विरासत मिल जाएगी तो वह किसी बेहतर जगह पर रह सकेगी। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों के दखल की वजह से इस प्रक्रिया में समय लग सकता था। ये सोचते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। सुपरिवार का कारोबार उसके पिता के हाथ में चला गया था, लेकिन उसके दादा दादी के पास काफी संपत्ति थी। जाहिर है, उन्होंने वह सब सुहानी के लिए ही रखा था। नहाते और खाना खाते समय सुहानी थोड़ी खोई खोई सी थी। उसने अपना मन बहलाने के लिए कमरा साफ किया और बीच बीच में गेम भी चेक करती रही। सफाई के काम में वह कुछ ज्यादा ही मशगूल हो गई थी। अपना साफ सुथरा कमरा देखकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जब तक उसने काम खत्म किया, लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसका हाथ फोन की ओर गया। वह अपने क्षितिज के बारे में तो लगभग भूल ही गई थी। जैसे ही उसने दोबारा लॉगिन किया, उसने देखा कि 2 तस्कर गुफा से बाहर आए थे। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? गुफा से बाहर आए 2 बीस्टमैन आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने आसपास का जायजा लिया। क्या तुम जांच करना चाहते हो? शायद पास में ही हमें रात के खाने के लिए कोई शिकार मिल जाए। सुहानी की सांसें लगभग थम गईं जब उनमें से एक ने एक दिशा की ओर इशारा किया। फिर उसने देखा कि वे 2 बदसूरत किरदार ठीक उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां उसका क्षितिज छिपा हुआ था। उसने तुरंत दुकान शॉप पर क्लिक किया। लेकिन ये याद आते ही उसका दिल बैठ गया कि वह अभी कंगाल हो चुकी थी। उसके पास बचे वे मामूली 2 सोने के सिक्के उसकी आंखों में चुभ रहे थे। अध्याय 12, एक चाल। क्षितिज के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। भले ही उस अदृश्य शक्ति के महिला होने की बात जानकर उसकी नजरों में उसकी छवि थोड़ी गिर गई थी, फिर भी वह उसके नए निवासी ढूंढने के काम में मदद करने यहाँ क्यों चला आया था? उसकी शक्तियां अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थीं, और रास्ते में तथा मंजिल पर पहुंचने के बाद भी खतरों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही इतने सारे लोगों को एक साथ वापस ले जाने की यात्रा और भी कठिन होने वाली थी। इतने सारे लोगों की मौजूदगी जंगल में छिपे खतरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी। वह यकीनन पागल हो गया था। क्षितिज जमीन पर बैठ गया और अपने फैसलों के बारे में सोचने लगा। उस मायावी औरत ने जरूर उस पर कोई जादू कर दिया था। फिर भी, चूंकि वह यहाँ आ ही चुका था, तो उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक वह औरत उसके साथ कोई बेतुकी हरकत नहीं करती, तब तक वह उसे बर्दाश्त कर सकता था। जब गुफा से 2 तस्कर बाहर निकले, तो उसने उन पर नजर रखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस्मत के धनी थे या उनकी इंद्रियां बहुत तेज थीं, क्योंकि वे सीधे उसी की दिशा में आ रहे थे। आज रात हम किस जंगली जानवर का मांस पकाएंगे? एक तस्कर ने उम्मीद के साथ अपने हाथ मले। चुप रहो, उसके साथी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा। मुंह बंद रखो वरना तुम्हारी आवाज सुनकर शिकार भाग जाएगा। इसके साथ ही वे दोनों दबे पांव क्षितिज के छिपने की जगह की ओर ऐसे बड़े जैसे शिकारी अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। क्षितिज ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने अपनी शक्तियों से उनकी क्षमता का आकलन किया और गहरी सोच में पड़ गया कि क्या उसे उन दोनों का सीधे सामना करना चाहिए। उसने गुफा के अंदर सीधे घुसने के बजाय उन्हें एक एक करके ठिकाने लगाने के लिए कुछ चालें चलने के बारे में सोचा। इस तरह उसकी जीत निश्चित थी। वे गुफा से ज्यादा दूर नहीं थे। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं लड़ाई का शोर सुनकर अंदर मौजूद बाकी 3 तस्कर भी बाहर न आ जाएं। अगर ऐसा हुआ, तो यह एक बहुत मुश्किल लड़ाई बन जाएगी। क्षितिज ने अपनी सांसें रोक लीं। वे और करीब आ रहे थे। एक तस्कर ने झाड़ियों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था, बस एक कदम और वह क्षितिज को देख लेता। तभी, उस शांत रात में, लकड़ियों के टूटने की एक आवाज ने उन दोनों तस्करों का ध्यान खींच लिया। उनके हाथ ठिठक गए और उनकी नजरें आवाज की दिशा की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही कमीने बच्चे हैं। अंधेरे में चमकती आंखों के जोड़े को उन्होंने तुरंत पहचान लिया। वह जानी पहचानी गंध धोखा नहीं दे सकती थी। उन्होंने उन दोनों भाई बहन की गंध को अच्छी तरह याद कर रखा था। ये वही बिल्ली वाले भाई बहन थे जिनकी उन्हें तलाश थी। सबसे बेहतरीन माल। आर्यन कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसके पास खड़ी उसकी बहन ने उसके कंधे को थपथपाया। इशारा मिलते ही वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। दोनों का पीछा करो। तस्करों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत फैसला लिया। अफसोस, उनके पास अंदर मौजूद बाकी 3 साथियों को मदद के लिए बुलाने का समय नहीं था, तब तक ये दोनों बहुत दूर निकल जाते। क्षितिज ने अपने होंठ भींचे और एक आह भरी। कितने जिद्दी बच्चे थे। उसने उन्हें उस बेलों के आश्रय में ही रुकने को कहा था, लेकिन वह खड़ा हो गया। उसकी तेज और प्रभावशाली नजरें आर्यन के पीछे भाग रहे तस्कर पर टिक गईं। वह उन दोनों के पीछे ऐसे बढ़ रहा था जैसे बाज अपने शिकार को देख रहा हो। तस्कर आर्यन का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह खुद क्षितिज का शिकार बनने वाला है। अपनी बहन की तुलना में आर्यन की रफ्तार काफी कम थी, इसलिए क्षितिज ने पहले उसके पीछे वाले तस्कर से निपटने का फैसला किया। भले ही वह छोटा और कमजोर था, पर आर्यन काफी समझदार था। उसे अंदाजा हो गया था कि क्षितिज पास में ही है। जब वे गुफा से काफी दूर पहुंच गए, तो वह हांफते और कांपते हुए रुक गया। क्या हुआ? अब और नहीं भाग सकते, नन्हे बिल्ली बालक?
तस्कर ने उसकी हालत देखी और उपहास किया। उसने गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भरे लहजे में आगे कहा, बस जरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे। तस्कर दहाड़ा और आर्यन पर झपटा। कुछ सेकंड बाद, जैसा उसने सोचा था कि वह उस छोटे लड़के को जमीन पर पटक देगा, उसके उलट वह खुद जमीन पर पड़ा हुआ था। क्षितिज की गहरी और खतरनाक आंखों ने उस छटपटाते हुए आदमी को देखा। वह तस्कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्षितिज ने उसका गला दबोच लिया था। भले ही वह सफेद भेड़िए के रूप में था, पर क्षितिज की पकड़ में एक अजगर जैसी ताकत थी। उसने अपने आंतरिक क्षेत्र से तलवार निकाली और एक ही वार में तस्कर का काम तमाम कर दिया। आर्यन अपनी जगह पर जम सा गया था, पर उसने फुर्ती दिखाई वरना खून के छींटे उस पर गिर जाते। चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। तुम उसकी गंध का पीछा कर सकते हो, है ना? क्षितिज ने तलवार वापस रखी और उसके पास आया। पहला शिकार बहुत आसानी से मर गया क्योंकि वह इस हमले के लिए तैयार नहीं था। क्षितिज ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी वर्तमान ताकत को समझने के लिए किया। बीस्टमैन उन जंगली जानवरों से ज्यादा चालाक होते थे जो सिर्फ अपनी प्रवृत्ति पर चलते हैं। कम से कम, उसकी पकड़ अभी भी एक सांप की तरह मजबूत थी जो अपने शिकार को जकड़ लेता है। मास्टर क्षितिज, कृपया मेरे पीछे आइए। आर्यन अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी उसने फुर्ती दिखाई। क्षितिज की आंखों में प्रशंसा की एक चमक आई। ये बच्चा बुरा नहीं था। सुहानी, जो अभी इस लड़ाई की गवाह बनी थी, ने राहत की सांस ली। उसका क्षितिज वाकई में कमाल का था। क्षितिज जल्दी से अपने सफेद भेड़िए के रूप में बदला और उस फुर्तीली बिल्ली के पीछे चल पड़ा जो अंधेरे में बिजली की तरह दौड़ रही थी। जल्द ही, उन्होंने आरोही को ढूंढ लिया। लड़की एक टूटी हुई लकड़ी से टकराकर गिर गई थी जिसे उस तस्कर ने उसके पैरों की ओर फेंका था। वह जमीन पर गिर पड़ी। वह आदमी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके पास आया। दुख की बात है कि मुझे हमारा ये खेल इतनी जल्दी खत्म करना पड़ रहा है, नन्ही लड़की। उसने अपने होंठ चाटे। आरोही का चेहरा घृणा से भर गया। हालांकि, जैसे ही उस तस्कर का ध्यान एक विशेष दिशा की ओर गया, उसके हाव भाव बदल गए। भाई बहन होने के नाते, वे एक निश्चित दूरी तक एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकते थे। उसका छोटा भाई पास में ही था। वाह वाह, लगता है यहाँ कोई मेहमान आया है। ये तस्कर पिछले वाले की तरह लापरवाह नहीं था। इस सुंदरी के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, छोटे पिल्ले। उस तस्कर ने अपने गले से कुछ निकाला। आरोही का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने देखा कि वह आदमी एक लकड़ी की सीटी बजा रहा था। वह अपने दूसरे साथियों को बुला रहा था। अध्याय 13, लाल आंखें। शुक्र है कि क्षितिज ने बहुत फुर्ती दिखाई। वह बिजली की तरह उस तस्कर के गले पर झपटा और उसका पंजा सीधे उसकी गर्दन में धंस गया। उस तस्कर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे संघर्ष करने तक का मौका नहीं मिला क्योंकि क्षितिज उसके पास ऐसे प्रकट हुआ था मानो वह जादुई रूप से वहां पहुंच गया हो। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा। क्षितिज ने उसे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार वार किया, जो उसकी क्रूरता और बेखौफ अंदाज को दर्शा रहा था। आरोही डर गई थी, लेकिन उसने फुर्ती से अपने भाई की ओर छलांग लगाई और उसका मुंह दबा दिया। जब कोई बीस्टमैन पागलपन की कगार पर होता है, तो उसमें क्षितिज जैसे ही लक्षण दिखते हैं। निर्दयी, निर्णायक और जीवन की परवाह न करने वाला। वे अपने साथियों पर भी हमला कर सकते हैं। इस समय क्षितिज की आंखें हल्की लाल हो रही थीं, जो इस बात का साफ संकेत था कि वह उसी पागलपन की कगार पर है। उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देना चाहिए था। क्षितिज ने एक और जोरदार वार से उस तस्कर का काम तमाम कर दिया, और चारों तरफ खून फैल गया। चलो यहाँ से चलते हैं। वह पीछे हटा और अपने हाथों से खून पोंछते हुए उसने माथे पर बल डाला। जल्द ही शिकारी जानवर यहाँ आ जाएंगे। आरोही ने धीरे से अपने भाई को छोड़ा और अपना होंठ काट लिया। क्षितिज उनके विचारों को समझ रहा था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह आगे चलने लगा और वे दोनों उसके पीछे हो लिए। कोई कुछ नहीं बोला। तीनों के बीच एक भारी और दमघोंटू सन्नाटा छाया हुआ था। अपनी स्थिति के कारण, उसमें अक्सर उन बीस्टमैन जैसे लक्षण दिखते थे जो अपना मानसिक संतुलन खोने वाले होते हैं। उसने अपने आंतरिक क्षेत्र के पानी से हाथ धोते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। अभी अभी आरोही के पास पलक झपकते ही पहुंचने के लिए उसने अपने शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च की थी। उसकी वर्तमान स्थिति में एक बार की जादुई यात्रा में ही बहुत शक्ति लग जाती थी। हम पहले आराम करेंगे। उसका लहजा काफी ठंडा था। भाई बहन थोड़ा सा हम गए। आरोही ने अपराधबोध में अपना होंठ दबाया। आखिर क्षितिज ने ये रूप उसे बचाने के लिए ही दिखाया था। वह अनगिनत शक्तियों वाला व्यक्ति था, उसे नहीं पता था कि क्या यह उसकी शक्तियों के इस्तेमाल का कोई दुष्प्रभाव था। जब वह उसके करीब पहुंची, तो उसने महसूस किया कि उसमें वह पागलपन नहीं था जो आमतौर पर बीस्टमैन दिखाते हैं। उसकी आंखों की लाली, क्या वह किसी और वजह से थी? शायद ऊर्जा के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण। आर्यन ने अपनी बहन की आस्तीन खींची, उसकी नजरें चिंता से भरी थीं। क्षितिज ने अपने होंठ भींचे। उसकी नजरें अंधेरे परिवेश में घूमी, और वह उन्हें वापस उसी बेलों वाले सुरक्षित ठिकाने पर ले गया। उस विशाल बरगद के पेड़ से अनगिनत बेलें नीचे लटक रही थीं। उसकी जड़ें खंभों का काम कर रही थीं, और उन पर लिपटी हुई ढेरों बेलें कहीं पत्तों से भरी थीं तो कहीं रस्सियों जैसी पतली थीं।
ये छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। यहीं रुको, क्षितिज ने बिना कुछ समझाए उनसे कहा। आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पुकारा, मास्टर क्षितिज। जब उसकी पैनी और भेदने वाली नजरें उस पर पड़ीं, तो उसे ऐसा लगा मानो कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो, जिससे वह अपनी जगह पर जड़ हो गई। पता नहीं वह कितनी देर तक बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। जब तक उसे होश आया, क्षितिज वहां से जा चुका था। दीदी, आर्यन ने अपना होंठ दबाया। आरोही ने आह भरी। चलो अंदर चलते हैं और मास्टर क्षितिज के वापस आने का इंतजार करते हैं। उसके लहजे से उसे थकान महसूस हुई थी, इसलिए शायद वह वाकई कहीं आराम करने गया था। चूंकि वह उनके साथ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वे उसके वापस आने का इंतजार करने लगे। हमसे गलती हुई, आर्यन ने अचानक कहा। जब मास्टर क्षितिज वापस आएंगे, तो हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हम मास्टर क्षितिज से माफी मांगेंगे। आरोही ने तुरंत सहमति जताई और अपने भाई को उन घनी बेलों के अंदर ले गई। क्षितिज पेड़ की एक ऊंची शाखा पर खड़ा था। भाई बहन के छिप जाने के बाद वह फिर से गुफा की ओर गया। पेड़ की शाखा से वह सब कुछ देख सकता था। अंधेरे में झाड़ियों के बीच होने वाली छोटी सी हलचल भी उसकी नजर से नहीं बच पा रही थी। वह वहीं टिका रहा और अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे वापस आने दिया। एक बार शक्ति मिल जाने पर वह बाकी 3 तस्करों से निपट सकता था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। क्या उसकी हरकतों से वह अदृश्य औरत डर गई थी? जब से उसने उस दूसरे तस्कर को मारा था, उसे उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। फिर उसे याद आया कि आधी रात हो चुकी थी। हालांकि दूसरे तस्कर के साथ लड़ाई आधी रात से पहले ही हुई थी। क्या उसने उसे डराकर भगा दिया था? इतने सालों से भटकती हुई कोई रूह भला एक छोटे से खौफनाक दृश्य से थोड़ी ही डरेगी, है ना? सुहानी ने वाकई क्षितिज और उस दूसरे तस्कर की लड़ाई देखी थी। उसकी स्क्रीन पर ज्यादा खून खराबा नहीं दिख रहा था। उसके क्षितिज ने बस अपने पंजों से तस्कर पर वार किया और विलेन वहीं ढेर हो गया। जब उसने उसे काफी देर तक आराम करते और शांत खड़े देखा, तो उसे भी नींद आने लगी और वह सो गई। क्षितिज काफी देर तक पेड़ पर रहा। वह बेलों वाला ठिकाना एक खास चीज से बना था, जो जादुई रूप से किसी भी गंध को छिपा सकता था, बशर्ते वे दोनों बिल्लियां अंदर गहराई में छिपी रहें। इसलिए जब उसने गुफा से कुछ तस्करों को गुस्से में बाहर निकलते देखा, तो वह चिंतित नहीं हुआ। वे इतनी देर से वापस नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? एक तस्कर ने अपने साथी से पूछा। ये जगह बाकी इलाकों के मुकाबले सुरक्षित है। उनके साथ क्या खतरा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा उनका सामना किसी 5वें स्तर के शिकारी जानवर से हुआ होगा, दूसरे ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उनके पेट भूख से गुड़गुड़ा रहे थे और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, उनका गुस्सा भी बढ़ रहा था। तुम इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले तस्कर ने आंखें घुमाईं। अपने साथी के व्यंग्य भरे जवाब से उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। वे बस एक दूसरे का गला पकड़ने ही वाले थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर फुकार भरी, पर खुद को काबू में रखा। एक तस्कर मुड़ा और अंदर चला गया। दूसरा भी उसके पीछे हो लिया। कुछ ही समय बाद 2 और तस्कर गुफा से बाहर निकले। वे गायब हुए अपने साथियों की तलाश में निकले थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई अपनी जहरीली आंखों से उनकी पीठ को घूर रहा है। अध्याय 14, खेती का फायदा। क्षितिज की ऊर्जा काफी हद तक वापस आ चुकी थी। उसने अपना समय धान के खेतों में बुवाई करने में बिताया। इस बार अपनी यादों को खंगालने के बाद उसे सही तरीका मिल गया था। उसने पहले किसी किसान को ऐसा करते देखा था, लेकिन वह बहुत पुरानी याद थी। कई साल बीत चुके थे। यह एक मामूली सी बात थी और अगर बेहतर फसल उगाने की बात न होती, तो वह इसे याद करने की जहमत भी नहीं उठाता। जो उसने अपने हाथों से सीधे बीज बिखेर कर उगाए थे, उनकी गुणवत्ता उस अदृश्य औरत द्वारा उगाए गए पौधों के मुकाबले कम थी। वह एक रूह से नहीं हार सकता था। इसलिए उसने अपने आंतरिक क्षेत्र के पुस्तकालय में रखी किताबों के ढेर को छानने में कुछ समय बिताया। धूल भरी जमीन पर बिखरी किताबों के बीच से सही किताब ढूंढने में उसे थोड़ा वक्त लगा। किताब में बताया गया तरीका उसकी यादों से मेल खाता था। शुरुआत में उसे शक था कि क्या चावल के बीज इतनी जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि उसने उन्हें पहले एक छोटी पौध ट्रे में नर्सरी की तरह लगाया था। हालांकि उन्हें उगने में सिर्फ 1 घंटा लगा। पौधों को बराबर दूरी पर लगाने और उन्हें एक ही जगह जमा होने से रोकने के लिए उसने यही तरीका अपनाया। शुरुआत में खेत थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पौधे दूर दूर और थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन कम से कम ये पहले से बेहतर दिख रहा था। उसे यकीन था कि अब फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी और दाने उतने पतले नहीं होंगे जितने बीज छिड़कने पर होते थे। उस औरत का असर तो देखो। उसके जैसा एक प्रतिष्ठित और उच्च श्रेणी का मांसाहारी बीस्टमैन अब खेती करने लगा था, जो आमतौर पर शाकाहारी बीस्टमैन का काम होता है। हालांकि उसने एक और चौंकाने वाली बात नोटिस की। जब वह खेती के काम में लगा होता था, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा तेजी से वापस आती थी। जब आखिरी खेत की बुवाई बची थी, तब तक उसकी खोई हुई 70% ऊर्जा वापस आ चुकी थी। ये बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उन तस्करों से निपटने के लिए काफी थी। वे किसी नए माल की तलाश में तो नहीं निकल गए।
एक तस्कर ने अपने गायब साथियों के बारे में अंदाजा लगाया। भले ही कभी कभी जंगल में लावारिस बच्चे मिल जाते हैं, पर ऐसा कम ही होता है, दूसरे ने जवाब दिया। क्षितिज अपनी भौहें सिकुड़े उन दोनों का पीछा कर रहा था। उसने अपनी ऊर्जा की जांच की, वह वाकई काफी बढ़ गई थी। जब उसने पहली बार बीज छिड़क कर चावल उगाए थे, क्या तब भी उसकी ऊर्जा वापस आई थी? उसने याद करने की कोशिश की। शायद उसे तब भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ था, लेकिन पौध तैयार करके लगाने से ऊर्जा मिलने की रफ्तार कहीं ज्यादा थी। इन तस्करों को खत्म करने के बाद वह इस पर दोबारा प्रयोग करेगा। उसकी आंखें उन तस्करों पर टिकी थी जिन्हें खबर तक नहीं थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें कुछ गंध आ रही है? तस्कर ने हवा में नाक सिकोड़ी। क्षितिज ने अपनी आंखें सिकोड़ी, वह पूरी तरह सतर्क हो गया। एक सांप की तरह जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार बैठा हो। खून। दूसरा तस्कर चौंक गया। उन्होंने फिर से हवा सूंघी और उस दिशा में बढ़े। वहां कुछ खूंखार जंगली जानवर जमा थे, कुछ आपस में लड़ रहे थे और बाकी हमले के इंतजार में छिपे थे। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और कदम और भी तेज। वे दोनों अपने असली जानवर वाले रूप में बदल गए और तेजी से भागते हुए उन जंगली जानवरों के पास पहुंचे। ये तो हम में से ही एक है। तस्कर ने गंध पहचान ली। उसकी सूंघने की शक्ति दूसरे तस्करों से बेहतर थी। उन्होंने खून के तालाब और क्षत विक्षत मांस को सावधानी से देखा। मांस के कुछ टुकड़े तो पहले से ही जंगली जानवरों के मुंह में थे। पुष्टि करने के बाद वे पीछे हट गए। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद वे रुके। तस्कर ने भारी मन से कहा, मुझे लगता है कि वे दोनों मर चुके हैं। अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। वहां कौन है? बाहर आओ। उनके चेहरे सख्त हो गए और उन्होंने जोर से आवाज दी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर खूंखार भाव आ गए। उनकी सतर्कता साफ दिख रही थी। उनकी पूंछ के बाल थोड़े खड़े हो गए। वे या तो झाड़ियों की ओर बढ़ने लगे या उससे दूर हटने लगे। क्षितिज ने खींच में अपनी जीभ थपथपाई। उसे उनका खून पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी तलवार मजबूती से थामी और उनके सामने छलांग लगा दी। उन दोनों तस्करों के सामने सुनहरी आंखें चमक उठी जिनमें हल्की लाली थी। क्षितिज की आकृति देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वह कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक बीस्टमैन है। जाहिर है, उसने ही उनके दो साथियों को मारा था। तुम क्या चाहते हो? तस्कर ने सावधानी से पूछा। क्षितिज ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह फुर्ती से उछला और अपनी तलवार लहराई। वे दोनों उसकी तलवार से बचते हुए अलग हो गए। पलक झपकते ही उन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इस सफेद भेड़िए को मारने का फैसला किया। अगर वे नहीं मार पाते तो वे भाग जाते। यहाँ केवल एक बीस्टमैन था। जब वे शिकार करते थे तो वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तस्करों के लिए यह बचने का एक नियम था। इसी वजह से वे आज तक जीवित थे। उन्होंने एक जुआ खेला। उन्हें लगा कि यह आदमी एक बार में सिर्फ एक से ही निपट सकता है। उसने उनके साथियों को भी जरूर किसी तरह अलग अलग करके मारा होगा। तस्कर ने अपनी खास चाल चली और एक बहुत ही गंदी बदबू फैलाई, ये सोचकर कि इससे क्षितिज का ध्यान भटक जाएगा। जैसे ही उसने ये किया, वह क्षितिज पर झपटा ताकि उसे चौंका सके। लड़ाई काफी देर तक चली। उन दोनों की टीम व क्षितिज के लिए एक बड़ी बाधा साबित हुई। एक ध्यान भटकाता तो दूसरा हमला करता। ये साफ था कि वे इसमें माहिर थे और उन्होंने ऐसा अनगिनत बार किया था। तुम हमें निशाना क्यों बना रहे हो? तस्करों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज किया। उसका पूरा ध्यान लड़ाई पर था। क्षितिज ने कठिनाई से उन्हें हरा दिया। इस दौरान उसके कंधे पर फिर से चोट लग गई। उसने माथे पर बल डाला और अपने दूसरे हाथ से उस साफ कपड़े से घाव को बांधा जो उसने अपने आंतरिक क्षेत्र की एक छोटी सी झोपड़ी में रखा था। उस औरत को वह झोपड़ी नहीं मिली थी क्योंकि वह बंजर जमीन के बीच थी जहां की मिट्टी फटी हुई थी और कोई पेड़ नहीं था। उसने ये पक्का किया था कि कोई उसके दूसरे इलाकों को न छुए। वह तो बस उस छोटे से खेती वाले इलाके में ही घूमती थी। क्षितिज ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और लड़खड़ाते हुए गुफा की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और पेड़ की एक ऊंची शाखा पर छलांग लगा दी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाएं हाथ में दर्द होने के बावजूद उसने पौध ट्रे से बचे हुए चावल के पौधों को खेत में लगाया। इसके बाद उसकी ऊर्जा थोड़ी वापस आई। आंतरिक क्षेत्र से बाहर आने के बाद वह गुफा की ओर बढ़ा। अब सिर्फ एक तस्कर बचा था। अध्याय 15, माफी। गुफा की ओर जाते समय जहां बंदियों को रखा गया था, क्षितिज उस बेलों वाले ठिकाने के पास से गुजरा जहां बिल्ली वाले भाई बहन छिपे थे। वह पल भर के लिए रुका और उसके माथे पर बल पड़ गए। एक क्षण के लिए उसने उन भाई बहन को आवाज देने के बारे में सोचा, परंतु उसने अपना इरादा बदल दिया और अपने दर्द से भरे शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ गया। वह जितनी जल्दी इस काम को खत्म करता उतनी ही जल्दी आराम कर पाता। बस एक और। मास्टर क्षितिज। आर्यन वाकई एक बहुत ही संवेदनशील और समझदार बिल्ली बीस्टमैन साबित हुआ। कुछ ही मिनटों में वह उन बेलों के बाहर प्रकट हो गया। जल्द ही उसकी बड़ी बहन भी बाहर आए और उसके पास खड़ी हो गई। वह थोड़ी असहज लग रही थी। क्षितिज के कंधे पर लगी चोट को देखकर उसका चेहरा उतर गया और उसने अपना होंठ काट लिया।
आर्यन की आवाज सुनकर क्षितिज तुरंत पीछे मुड़ा। मास्टर क्षितिज, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें भी अपने साथ चलने दीजिए। आर्यन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए क्षितिज की ओर ले आया। जब वे दोनों क्षितिज के करीब पहुंचे तो आरोही ने उसके कंधे पर बंधे खून से लथपथ कपड़े को देखा। उसने उसे बहुत लापरवाही से बांधा था और खून कपड़े के बाहर रिस रहा था। आर्यन को उम्मीद थी कि वह मना कर देगा, लेकिन क्षितिज की अगली बात ने उसे हैरान कर दिया। ठीक है, वह संक्षेप में बड़बड़ाया, पीछे मुड़ा और फिर से चलने लगा। भाई बहन संकोच के साथ उसके पीछे हो लिए। वे खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। उस शांत रात में तीनों के बीच एक भारी और अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि रात के कीड़ों ने भी आवाज करना बंद कर दिया था। आर्यन हिचकिचाहट के साथ अपनी बहन की ओर देख रहा था। उसने अपना होंठ दबाया और जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, आरोही ने पहले ही पहल कर दी। उसने अपने दांत भींचे और क्षितिज को पुकारा। मास्टर क्षितिज, मैं अपनी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगती हूँ। हमारा इरादा आप पर शक करने का नहीं था। एक बार जब उसने बोलना शुरू किया तो अगले शब्द भी स्वाभाविक रूप से बहने लगे। जिस जगह पर हम पहले रहते थे वहां बहुत सारे बीस्टमैन अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। फिर भी ये किसी के बारे में इतनी जल्दी राय बनाने का सही कारण नहीं है। हमें बिना किसी आधार के ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए थी। क्षितिज के लक्षण चिड़चिड़ा स्वभाव, लाल आंखें और हिंसक कार्यवाही बिल्कुल उन्हीं से मिलते जुलते थे। जब प्रदूषण या जहर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो बीस्टमैन अपनी सुध बुध खो देते हैं। ज्यादातर मामलों में ये स्थिति सुधारी नहीं जा सकती थी। एक बार जब वे पूरी तरह जानवर के रूप में बदल जाते थे और उन्हें तुरंत नहीं मारा जाता था तो वे नरभक्षी या पागल जानवरों में बदल सकते थे। आर्यन ने भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर क्षितिज, हमसे गलती हुई। क्षितिज ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों भाई बहन अभी भी थोड़े डर के साथ उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन उनके कदम कभी नहीं रुके। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह उन्हें जहां भी ले जा रहा था वे बस उसके पीछे चल रहे थे। पता नहीं कितना समय बीत गया जब क्षितिज ने देखा कि गुफा अब 70 मीटर से भी कम दूरी पर है। वह रुक गया। भाई बहन भी आज्ञाकारी ढंग से वहीं रुक गए। क्या तुम लोग ऐसी जगह रहते थे जहां जहर का स्तर बहुत ज्यादा था? क्षितिज ने थोड़ी भारी आवाज में पूछा। भाई बहन ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। भले ही उसने उनकी माफी का सीधा जवाब नहीं दिया था, लेकिन वे इस बात से खुश थे कि वह उनसे बात करने को तैयार था। उसका लहजा अब पहले की तरह ठंडा और दूर का नहीं था। जी हाँ, आरोही ने तुरंत जवाब दिया। हमारे माता पिता बहुत पहले ही अपनी सुध खोकर जंगली जानवर बन गए थे, इसलिए हमने बेहतर जगह की तलाश में वह स्थान छोड़ने का फैसला किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा पाला इन तस्करों से पड़ जाएगा। भले ही यह एक शर्मनाक अनुभव था, फिर भी उसने क्षितिज को बताया, उन्होंने हमसे वादा किया था कि वे हमें बेहतर माहौल और रहने की अच्छी जगह तक पहुंचाएंगे। पर हमें क्या पता था कि हमें धोखा दिया जा रहा है। उसने अपनी आंखें झुका लीं और आर्यन ने भी अपने होंठ भींच लिए। दरअसल वह आर्यन ही था जो उस समय उनकी बातों में आ गया था। उसे आज भी अपनी उस नादानी पर पछतावा था जिसकी वजह से वह अपनी बहन से अलग होते होते बचा था। क्षितिज ने उसकी बात सुनकर बस सिर हिला दिया और चुप रहा। इस प्रलय काल में कुछ बीस्टमैन बहुत ही अनोखी परिस्थितियों में रह रहे थे। उनमें से कुछ इंसानी प्रवृत्ति के अनुसार रहते थे जबकि बाकी जानवरों की तरह। लेकिन एक बात पक्की थी, उनमें से ज्यादातर समूहों में इकट्ठा होना और मिलकर जीवित रहने के लिए लड़ना पसंद करते थे। जो लोग इंसानी समझ से चलते थे उन्होंने कुछ ठिकाने और बस्तियां बना ली थी जहां विभिन्न प्रजातियों के बीस्टमैन रहते थे। वे गांवों और शहरों जैसे समुदायों में रहते थे, या यहां तक कि उन्होंने अपने छोटे राज्य और बुजुर्गों की परिषद भी बना ली थी। वहीं जो अपनी पशु प्रवृत्ति की ओर अधिक झुके हुए थे वे अक्सर अपनी ही प्रजाति के साथ कबीला बनाकर रहते थे। कुछ घने जंगलों में छोटे समूहों में एकांत जीवन बिताते थे और प्रकृति के साथ घुल मिल जाते थे। मेरे पीछे आओ, क्षितिज ने थोड़ी देर बाद कहा। वह फिर से गुफा की ओर बढ़ने लगा। भाई बहन बहुत उत्साहित थे पर साथ ही घबराए हुए भी थे। उन्होंने बाकी बचे 3 तस्करों के साथ एक कठिन लड़ाई की तैयारी की थी। लेकिन जब उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां केवल एक ही तस्कर बचा होगा। तीनों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे दबोच लिया। वह तस्कर बेबसी में मारा गया। उसकी नफरत भरी और खुली आंखें आर्यन और आरोही पर ही टिकी रह गईं। उन्होंने तुरंत लाश और खून को जला दिया ताकि उसकी गंध खूंखार शिकारियों को आकर्षित न करे। गुफा के अंदर कैद बीस्टमैन की अविश्वास भरी आंखें भाई बहन और क्षितिज पर टिकी थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि बाहर अभी भी 4 तस्कर होने चाहिए, उनकी उम्मीदें फिर से टूट गईं। भले ही इन भाई बहन को न जाने कहां से यह मददगार मिल गया था, पर वह घायल था। वे देख सकते थे कि वह 4 बीस्टमैन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर वे जंजीरों और पिंजरों में बंधे बीस्टमैन को आजाद भी कर देते तो भी वे बेबस थे। तस्कर उन्हें कहीं दूर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जबरदस्ती ऐसी दवा पिला दी थी जिससे वे बहुत कमजोर हो गए थे। क्षितिज ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। अब उसे सोचना था कि इन सबको वापस कैसे ले जाया जाए।
सबको एक साथ ले जाना असंभव था क्योंकि इतने सारे लोगों की मौजूदगी बहुत जल्दी ध्यान खींचती। आरोही ने क्षितिज की ओर देखा। मास्टर क्षितिज, बाकी 2 तस्कर मर गए। उसने हैरानी से अपनी पलकें झपकाईं और फिर खुशी खुशी सिर हिलाया। वह अपने भाई को लेकर बाकी पीड़ितों की मदद करने लगी। क्षितिज जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह ऐसा लग रहा था मानो सो रहा हो, लेकिन असल में उसका शरीर पूरी तरह सतर्क था कि कोई उसके पास ना आए। भाई बहन थोड़ी देर तक गुफा में चाबियां ढूंढते रहे। वे पिंजरों में बंद बीस्टमैन को आजाद करना चाहते थे। जिन बीस्टमैन की उन्होंने मदद की थी, वे दूर से क्षितिज को देख रहे थे, लेकिन किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। भाई बहन ने भी उसे आराम करने दिया और परेशान नहीं किया। जब सूरज उगाया और तापमान बढ़ने लगा, दोपहर के करीब, आरोही आखिरकार क्षितिज के पास पहुंची। मास्टर क्षितिज, उसने सावधानी से पुकारा, पर उसके स्वर में उलझन भी थी। क्षितिज ने अपनी आंखें खोलीं और उसे पैनी नजरों से देखा। आरोही ने मन ही मन सोचा कि वह इस सफेद भेड़िए जैसी डरावनी नजर का कभी आदी नहीं हो पाएगी। आरोही ने अपनी आंखें झुकाईं और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब क्षितिज ने उसकी हथेली में रखी वस्तु को देखा, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह खुद को उसका हाथ जोर से पकड़ने से मुश्किल से रोक पाया। आरोही सहम गई। क्षितिज की आंखें खौफनाक हद तक लाल हो गईं। उसके शक से भरे दिमाग में एक विचार आया। क्या उसने उस अदृश्य औरत को डरा दिया था और क्या उसने अब अपना निशाना बदल दिया था? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है। उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।